गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक से इस क्लास की शुरू कर रहे हैं। ये हमारा नया बैच है CUET PG हिस्ट्री के लिए। तो जो नया टॉपिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। हम जितनी भी कंपनीज आ रही थी हम उनका अराइवल्स देखेंगे कि पहले सबसे पहले हम कॉजेज देखेंगे कि वो आ क्यों रही हैं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम हम मौर्यन हम एंशंट हिस्ट्री पूरा पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि पहले से भी जो यूरोपीय हैं वो आ रहे थे। बट ऐसी क्या घटना घटी कि इस इंसिडेंट से फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी शुरुआत मान लेते हैं? ऐसा क्या, ऐसी कितनी इंपॉर्टेंट ये घटना रही, वो आज के टॉपिक में आप जान लेंगे। और ठीक है, हम शुरू करते हैं इस टॉपिक से। ओके, तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि घटना क्या घटी थी। ठीक है, तो भारत का व्यापार यूरोपियन कंपनी के साथ बहुत पहले से हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये एक मतलब आप ट्रायंगल के हेल्प से समझने की कोशिश करिए कि भारत जो होता था उसको सोने की चिड़िया कहते हैं। ठीक है, ये सोने की चिड़िया हुआ करता था और ये तीन कॉज से हुआ करता था। ठीक है, पहला था इसका नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते थे वो काफ़ी रिच था। सेकेंड था कि हम हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट में रहते थे। हमको ये चीज़ का आइडिया रहता था कि हम जो भी चीज़ें, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं रहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़, बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या अगर मैं आपको समझाऊं तो मिनिमम चीज़ें हम कहीं से मंगा रहे हैं और मैक्सिमम चीज़ें अपनी कंट्री के हम कहीं पे भेज रहे हैं, यानी कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ करता था। बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपको मैं एक इंसिडेंट का मतलब एग्जांपल दूं कि प्लिनी जो है वो 300 में, मतलब ये बहुत दुख व्यक्त करता है रोम के लिए। वो कहता है कि रोम के शासक जो है वो अपनी विलासिता के कारण पूरा का पूरा जो धन संपत्ति है वो दूसरे कंट्री में, दूसरे कंट्री मतलब वो एशिया को बोलते हैं, और एशिया में वो स्पेशली भारत के लिए वो शब्द यूज करते हैं कि वो सारा का सारा वहाँ पे भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे होता ये है ओवरऑल, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज था, बैलेंस ऑफ पेमेंट था, ये सारे जो कॉजेज है, मैं आपको बताऊं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम रिच है। तो होता है ना कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में भी एग्जांपल ले, भारत एक, और सबसे ज्यादा जो इसका तीसरा पॉइंट है वो ये है कि हम आत्मनिर्भर हुआ करते थे। ठीक है, हमको किसी मतलब अदर कंट्री से उस टाइम पे कोई, हम जो भी चीज़ें मंगाते थे हमारे शासक मंगाते थे। और जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखोगे तो मौर्यन के टाइम पे, मौर्यन डायनेस्टी जब चल रही थी, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि जो भी चीज़ें मंगाई जा रही हैं वो लग्जरी गुड्स मंगाए जा रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि हम मतलब जो खाद्यान्न है उसको मंगा रहे हैं। तो हम आत्मनिर्भर हुआ करते थे, हमको ज़रूरत नहीं पड़ती थी किसी अदर कंट्री से अपना भरण पोषण के लिए। तो ये ऐसे तीन कॉजेज रहे कि जिस वजह से भारत जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करता था। बट घटना क्या घटी? घटना ये घटी कि जैसे जैसे ये सोने की जो चिड़िया थी, वैसे तो ये चील हुआ करता था, बट धीरे धीरे ये चिड़िया में मतलब कन्वर्ट होने लगा। और आप अगर 16th सेंचुरी की कंडीशन देखो, और आपको मैं एक एग्जांपल और दूं कि जब जब ये सोने की चिड़िया जो है वो थोड़ा सा भी वीक पड़ा है तो जो बाहरी आक्रमण है वो हुए हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल में ले लो कि 1000 अप्रॉक्स में जो गजनवी का पूरा आक्रमण चलता है लंबे टाइम तक, उसने मतलब पूरा आक्रमण वो करता रहता है भारत पे। वो क्यों कर पाता है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉस्पेरिटी कांट सर्वाइव विद वीकनेस। अगर आप वीक हो, ठीक है, और आपके पास धन संपदा बहुत ज्यादा है, आप उदाहरण के तौर पे, मैं बहुत बेसिक आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि मैं जितने भी एग्जांपल बताऊंगी थोड़ा सा मतलब रिलेटेबल हो तो वो ज्यादा सही है। जैसे आप अपने गांव में देखेंगे कि आप मान लीजिए बहुत रिच हैं, आपके पास बहुत धन संपदा है, लेकिन आपके पास जो पावर है, पावर इन द सेंस कि आपकी जो कम्युनिकेशन है या अदर जो चीज़ें हैं वो वीक है। या मान लीजिए कि आप अपने गांव में उदाहरण देखो कि किसी के जो दादा थे, परदादा थे, वो काफ़ी अमीर हुआ करते थे, बट ऐसा टाइम हुआ कि जो उनके बाद के लोग आए वो थोड़ा सा गांव से उतना रिश्ता नहीं बनाया और सारी चीज़ें वो किए। तो धीरे धीरे चूंकि वो वीक थे तो उनकी जितनी भी प्रॉस्पेरिटी थी वो सब खत्म हो गई। ठीक है, वो सारी उनकी धन संपदा जो है वो सब खत्म हो गई। तो यही रीजन रहा ना, आप समझने की कोशिश करो कि ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना। पूरी, जब भी आप ये पूरी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एंशियंट पढ़ रहे हो, मिडाइवल पढ़ रहे हो, पूरे के पूरे में आप ये चीज का विशेष ध्यान देना कि प्रॉस्पेरिटी कांट सर्वाइव विद वीकनेस। ठीक है, अगर आप वीक हैं और आपके पास बहुत ज्यादा धन संपदा है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सेम सिचुएशन आप सल्तनत के टाइम पे देख लो, आप राजपूताना में देख लो, जो जो शासक हटेंगे, ठीक है, जितने भी शासक हटाए जाएंगे वो सिर्फ एक रीजन उनका होगा कि वो उस टाइम पे वीक पड़े थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जैसा महान शासक जो इतना मतलब हर जगह हर एरिया को वो जीता था, जब वो भी अपने लास्ट टाइम में वीक पड़ा था तो उसकी क्या सिचुएशन हुई थी ये हम सब जानते हैं। तो ये आप याद रखिए। तो सेम सिचुएशन जो है ना वो इस टाइम पे भी हुई। ठीक है,
जो भारत है उसके पास भी अभी भी 16th सेंचुरी में बहुत सारे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हमारे पास एक हम सेल्फ सफिशिएंट कंट्री हैं, तो सारी सिचुएशन हमारे पास अच्छी थी, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि थोड़ा सा ये आप यहीं पे इसको होल्ड करो, ठीक है, यहीं पे ये इतना चीज़ आप यहाँ पे समझो। अब मैं आपको सेकेंड स्टोरी की तरफ मैं लेके चलती हूँ, ठीक है। भारत का जो वो है मैप, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, ठीक है, ओ सॉरी, ओके, ठीक है, मैं यहीं पे आपको समझा दे रही हूँ कि जैसे आप यहाँ पे देखो, ठीक है, एक्चुअली मेरी फर्स्ट क्लास है तो मुझे थोड़ा सा चीज़ें टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा सा देखने में, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप मान लो कि ये जो है वो इंडिया है, ठीक है। तो हमारा जो, और यहाँ पे आप मान के चलो ना, ये वाला पूरा एरिया जो है, ये वाला, ठीक है, ये पूरा जो एरिया हुआ करता था, हम हमेशा से प्रॉपर हमारा व्यापार हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे आप यूरोप मान के चलो, ठीक है, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप ऐसे मान के चलो, मैं ऐसे रफ वर्क बना रही हूँ, ठीक है। तो हमारा हमको कुछ भी, मतलब हमें वहाँ पे भेजना पड़ता था, तो वो ना यहाँ पे ऐसे जो ये सी रूट, अभी मैं आपको मैप में ये चीज़ अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है, मैं आपको मैप में दिखाऊँ, ठीक है, आप इसमें बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हो कि ये इंडिया है, ठीक है, ये वाला आप मैप देखो। तो हम जो होता था अपना जितना भी सब हमको भेजना रहता था, कोई गुड्स भेजना या और कुछ भी हमको करना है, तो हम ये वाला रूट हम अक्सर लेते थे, ठीक है, ये मेडिटेरियन सी वाला लेते थे रूट, या फिर ऐसा कई बार हुआ है कि हम मतलब अगर लैंड रूट लेना है तो हम ये वाला रूट लेके चीज़ें भेज दिया करते थे, ठीक है। बट अभी क्या सिचुएशन आई ना कि जो ये जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको जो ये 1453 वाली सिचुएशन बताई थी, इसमें हुआ ये 1453 में कि जो तुर्क हुआ करते थे उनका कुस्तुनतुनिया पे जो है वो अधिकार हो जाता है, ठीक है। तो अधिकार होने के बाद ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था कि जब अधिकार हो गया तो वो क्या करते थे ना कि मैक्सिमम जो मतलब वो मार्ग को अवरुद्ध करते थे, ठीक है, मतलब रोक देते थे, और अगर रोक नहीं पा रहे हैं वो, तो वो दूसरी सिचुएशन क्या करते थे कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप मान के चलो कि ये एक किसी का घर है, ठीक है, ये एक किसी का घर है और ये एक किसी का घर है, बीच में मान लो एक नदी पड़ रही है, ठीक है, और वो नदी पड़ रही है, एज अ वो मीडिएटर है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से यहाँ तक सामान पहुँचाने में वो जो नाव वाला है, आप एग्जाम्पल हो, जो नाव वाला है वो थोड़े से चार्जेस लेगा। हो सकता है कि जब एक टाइम ऐसा है ना कि वहाँ पे सिर्फ एक नाव चल रही हो, ठीक है, बहुत सारी चल रही, तो एज अ मतलब कॉम्पिटिटर वो लोग एक दूसरे को देखेंगे तो उतना सारी चीज़ें शायद वर्स्ट ना हो। बट अगर ऐसी सिचुएशन है कि एक मतलब सिर्फ वहाँ पे एक किसी की मोनोपोली है, जैसे आप देखेंगे कि जब कुस्तुनतुनिया पे पूरा इनका वो मतलब हो गया है 1453 में पूरा वो, तो एक तरह से इनकी मोनोपोली हो गई है, ठीक है, ये टर्क्स की पूरी मोनोपोली है। तो मोनोपोली में क्या होता था कि ये रास्ते को रोक रहे हैं और जिनको जाने भी दे रहे हैं ना, मतलब वो तो इवन ये खुद कर रहे हैं, किसी को जाने भी नहीं दे रहे, खुद कर रहे हैं और वो मैक्सिमम प्रॉफिट अपने पास रख रहे हैं। तो इससे लॉस क्या होगा, मैंने अभी जो आपको नाव वाला एग्जांपल बताया, आप बताइए कि यहाँ से एक गुड्स यहाँ पे जा रही है, एक सामान यहाँ पे भेजा जा रहा है, तो क्या इससे होगा, इससे बेसिकली सबसे बड़ा ये पॉइंट होगा कि जो सामने वाले को सामान मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में जाएगा। पता चला यहाँ 10 रुपए की चीज़ थी, यहाँ पहुँचते पहुँचते वो 50 हो गई है, बाकी 40 कौन रखा है, वो नाविक रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये इस सिचुएशन को समझ सकते हो। फिर आपके दिमाग में आएगा कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि कुस्तुनतुनिया पे आक्रमण हो गया, सारी सिचुएशन हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, बट इसके बाद ऐसा क्या था कि उस टाइम के यूरोप को बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत थी। मतलब एक ये भी सिचुएशन है कि चलो ठीक है, इन्होंने तो मार्ग अवरुद्ध कर दिया, बट अगर उनको चाहिए था, ऐसा क्या हमारे पास था जो उनको चाहिए था, और अगर चाहिए था तो उसी समय उनको क्यों ज़्यादा चाहिए था, ठीक है। तो मैं आपको और एक सिचुएशन बताती हूँ, ठीक है। आप मैप देखने की कोशिश करो, अगर ये वाला, ठीक है, ये वाला आप मैप देखने की कोशिश करो, तो आप समझोगे कि देखिए, आप कोई सामान जो है वो अपना कहीं पे लेके जा रहे हैं, बट वहाँ पे डिमांड होनी चाहिए, ठीक है। उस टाइम का जो यूरोप था उसको बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत थी। मसालों की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि उस टाइम यूरोप जो मतलब यूरोप में क्या, यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा तो है नहीं हमारी तरह की, मतलब जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं कि हम गेहूँ चावल इस पे जी सकते हैं, नहीं, उनके पास एक ऑप्शन हुआ करता था मीट का, ठीक है। तो जो मीट है उसको प्रिजर्व करने के लिए मसालों की ज़रूरत पड़ती है। अब मीट जो है वो उस समय ज़्यादा उसको उत्पाद, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ठीक है। आप ये चीज़ आप समझने की कोशिश करो कि आप देखेंगे कि जैसे जो नियोलिथिक एज आया उसमें थोड़ा सा
एक सडन उसको मतलब क्रांति की तरह उसको कहा गया, ठीक है। तो ये भी जो सिचुएशन थी ना उस समय जो यूरोप हुआ करता था, वहाँ पे उन्होंने डुअल क्रॉप्स की सिस्टम को उन्होंने मतलब अपना लिया था कि वो एक, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं कि वो एक टाइम पे दो दो क्रॉप्स वो करते थे, ठीक है। और क्रॉप्स भी कर रहे हैं और प्लस जो उनके पास जो मतलब जैसे अब क्रॉप्स आप दो कर रहे हो, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको विलेज से समझने की कोशिश करोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि आप आपके जो गांव है वहाँ पे दो मतलब आपने एक सीजन मतलब दो सीजन में कर करके आपने एक एक फसल आपने बो दिया, ठीक है। यहाँ तक तो चीज़ें हो गई, बट उसके बोने के बाद जो उसका बचा हुआ रह, जैसे घास हो गया और सारी चीज़ें हो गया, तो आप देखते होंगे कि वहाँ के जो मतलब जिनके जो पशु होते हैं उनको वो खिलाते हैं, ठीक है। खिलाने से क्या हुआ कि जो मीट है वो बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। चूँकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, मीट की डिमांड भी थी, और इधर ये जो क्रॉप्स ज़्यादा उगाने से भी क्या हुआ कि इनको हेल्प मिला कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के जो मतलब अच्छी ब्रीड आप बोल सकते हैं उनको भी वो सर्वाइव कर ले जाते थे। और इन सारी चीज़ों के लिए उनको मीट की ज़रूरत थी, क्योंकि मीट को चाहे कुक करना हो या फिर प्रिजर्व करना हो, आपको दोनों के लिए मसालों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और मसाले आपको कहाँ मिलेंगे? मसाले आपको मिलेंगे इंडिया में मिलेंगे, ठीक है। और जो दक्षिण पूर्व एशिया है उस पूरे एरिया में, जहाँ पे जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया तो मेन है, तो ये सब जगहों पे आपको मिलेंगे, ठीक है, मसाले आपको मिलेंगे। तो ये पूरी सिचुएशन रही कि यूरोप को क्या हमसे चाहिए था, हमसे उनको मसाले चाहिए थे और वो हमारे पास ही थे। तो ये सारी सिचुएशन जब हुई ना, जब यहाँ पे ये पूरा जो रूट है इसको मतलब बंद करने का वो हुआ, तो इनके दिमाग में आया कि ठीक है हम अब ऐसा करेंगे, क्योंकि आप 14th सेंचुरी के अगर यूरोप को देखने की कोशिश करो तो वहाँ पे दो जो देश हैं, मतलब आप देखोगे ना कि दो जो देश हैं पुर्तगाल और स्पेन, ठीक है, ये दोनों जो ऐसे कंट्री रहे ये बहुत ज्यादा आ गए हैं। अब मैप में आप, मैं जो भी पढ़ाऊंगी वो आपको मैप के थ्रू पढ़ाऊंगी। आप मैप में देखो अगर ये चीज, ठीक है, आप मैप में देखो, ठीक है, यहाँ पे आपको पुर्तगाल दिखेगा, ठीक है। और इसी से थोड़ा सा आप उधर जाएंगे तो आपको भी स्पेन दिखेगा, ये देखिए लिस्बन है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो पुर्तगाल थे और स्पेन थे, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और उस समय पुर्तगाल राजकुमार होते थे हेनरी द नेविगेटर। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं जो भी पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ या अगर मैं आपसे बोल रही हूँ मैं बोलती रहूंगी, क्या आपको नोट करना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स है बट आपको सब नहीं पढ़ना है। और मैं कहूंगी कि अगर आप साथ साथ जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और आप एक क्योंकि ऐसे आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको ना समझ में आएगा, और फिर एक होता है ना कि आप जब दोबारा कोशिश करेंगे कि लो मैं वीडियो देख के वो कर लूँ बिना ऑडियो के, तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और आपका एग्जाम आप मान के चलो अभी आपको लग रहा है कि नहीं बहुत टाइम है, बट उतना टाइम होता नहीं है। अभी आपको PYQs प्रैक्टिस करने होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके बीच में आएंगी, आपको टेस्ट सीरीज लगानी रहेंगी। तो मैं जो भी चीज़ें आपसे बोल रही हूँ कि आप ये चीज़ नोट करो, आप उसको तुरंत नोट कर लीजिए, ठीक है। इट्स मतलब क्लियर वो, ठीक है। तो ये जो है जो हेनरी द नेविगेटर है, इनका नाम आप नोट कर लीजिए। हेनरी द नेविगेटर जो है ये पुर्तगाली राजकुमार थे और इन्होंने ही प्रोत्साहित किया कि आप जाइए और आप भौगोलिक जो खोज है, भौगोलिक खोज मतलब कि आप जो सी रूट है कि आप किसी सी रूट के लिए आप वो करिए, ठीक है, आप उसको खोजिए, ठीक है। तो आपको मैं इस समय की एक सिचुएशन बता दूं, फिर इसके बाद क्या आता है कि शासक आते हैं जॉन द्वितीय, ठीक है। ये भेजते हैं बार्थोलोमियो डियाज को। ये भी ना आप याद कर ले, जॉन द्वितीय का नाम याद कर लीजिए और बार्थोलोमियो डियाज को याद करिए। बार्थोलोमियो डियाज को आपको क्यों याद रखना है, आप देखेंगे कि यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं था कि सडन बार्थोलोमियो डियाज आए और उन्होंने ढूंढ लिया, ठीक है, मतलब उन्होंने मतलब वो किया, नेवल एक्सपेडिशन किया और वो जीत गया, नहीं ऐसा नहीं हुआ था। मैं आपसे बता रही हूँ कि करीब करीब बहुत सारे मतलब मैं आपसे बताऊँ कि 20 to 30+ में इन्होंने बहुत सारे लोगों को भेजा कि देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई मतलब कहाँ तक पहुंचा, देखिए यहाँ तक ही आ पाए, फिर कोई यहाँ तक आया, कोई यहाँ तक, फिर उसके बाद धीरे 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 करते करते यहाँ पे पड़ता है आपका, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये पड़ता है आपका केप ऑफ गुड होप, ठीक है, ये है आपका केप ऑफ गुड होप, ठीक है। यहाँ पे जो आए थे वो बार्थोलोमियो डियाज आए थे, कब 1486-87 अप्रॉक्स था, तो आप इसको 87 कर लो, ठीक है। 86 भी आप कर सकते हो, ये डिपेंड, जैसे आपको डिफरेंट बुक में ये मिल सकता है अलग, बट 86-87 आप याद रखो, ठीक है। तो 87 में ये आते हैं बार्थोलोमियो डियाज, और ये किसके हेल्प से आए रहते हैं, सॉरी, तो ये जो हेल्प इनका किया रहता है उस टाइम पे
जॉन द्वितीय, वैसे तो नेविगेटर का भी माना जाता है काफी ज्यादा रोल था, बट इस टाइम तक लगभग जो नेविगेटर है, क्योंकि देखिए किसी ने शुरू किया, ठीक है, और किसी को मंजिल मिली, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो इस टाइम तक जो केप ऑफ गुड होप था, इसको आप याद रखिएगा, ये यहीं तक आ पाते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे जब बार्थोलोम्यू डियाज आते हैं तो उनको एक चीज रियलाइज होता है, और उनको रियलाइज ये होता है कि ठीक है हम यहाँ पे आ गए, बट यहाँ पे पहुंचते ही ना आप एक चीज याद रखो, यहाँ पे ये ज्योग्राफी का है, ठीक है, आप थोड़ा सा मिक्स करके हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ोगे, आपको मतलब ज्यादा समझ में आएगा। और वैसे भी इतिहास लेखन में तो कहा भी गया है, इतिहास सभी विषयों की जननी है, ठीक है। तो आप बाकी भी सब्जेक्ट आप समझते चलो इसी साथ साथ। तो आप देखेंगे कि ये वाला एरिया ना, जब यहाँ पे ये पहुंचते हैं, ये पूरा एरिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ पवने चलती हैं, ठीक है, कुछ पवने चलती हैं जिनका नाम है 50 60 ऐसे टाइप की पवने चलती हैं। ये जो पवन चलती है, ये इतनी ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है ना कि कोई बिजली का बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे गड़कना, मतलब बहुत अजीब सा ऐसा रहता है, जैसे लग रहा है कोई स्टॉर्म आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 50 60 पवने चलती हैं, तो बार्थोलोम्यू डियाज को फील होता है कि हम लगता है किसी गलत रूट पे आ गए। तो ये क्या काम करता है कि यहीं से वापस का ये रूट लेके और वो पहुंच जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब यहाँ तक का खोज हो गया, तो थोड़ा सा मतलब पता चला, ठीक है। मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो ऐसे राहत वाली आई कि चलो ठीक है, अब तो बार्थोलोम्यू डियाज जो है वो केप ऑफ, और जानते हैं एक इंटरेस्टिंग बात ये है, इन्होंने इसका नाम भी दिया था, केप ऑफ स्टॉर्म दिया था, बट जो जॉन द्वितीय हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये कोई स्टॉर्म का मतलब इसको द्वीप नहीं बोल सकते, ये तो हमारे लिए एक नई आशा है, ये एक होप है हमारे लिए कि हम मसालों के द्वीप तक पहुंच पाएंगे। तो जो जॉन द्वितीय हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, जो जॉन द्वितीय हैं इसका नाम देते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये तो हो गया, ठीक है, यहाँ पे खोज हो गया और सारी सिचुएशन हो गई, केप ऑफ गुड होप की खोज हो गई, सारी चीज, ठीक है। फिर उसके बाद होता क्या है कि यहीं पे आते हैं, वास्को डी गामा का रोल आता है, ठीक है। उसके बाद भी काफी लंबे टाइम तक एक दो वो ट्रैवलर ट्राई करते हैं, बट उतने ज्यादा वो सक्सेस नहीं होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा को आप देखने का वो करेंगे, तो ठीक है। अब हम मतलब वास्को डी गामा को हम देखेंगे, जो ये वाली पूरी कंपनीज आएंगी उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा है कि हमने देख लिया कि कैसे उनका आगमन कैसे हुआ, यूरोपियन कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। और इसी में आपको मैं एक और सिचुएशन बता दूं ना इस मैप की थ्रू, कि ऐसा नहीं था ना, पहले सबको लगता था कि जो धरती है वो मतलब एक फिक्स उसका एरिया है, मतलब किसी को ये पता भी नहीं हुआ करता, जैसे आज जो अमेरिका है और बाकी कंट्रीज है, पता नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। उस टाइम पे लोग इतने एरियाज को मेन मतलब जाना करते, वो भी इसका भी तो नया ही खोज हुआ था, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन थी वो थोड़ा सा ऐसा था कि मतलब अभी जो पूरी कंट्री है उसकी खोज नहीं हुई थी। तो इसी टाइम पे जो आपको कोलंबस का नाम याद आएगा, जो कि अमेरिका की खोज करते हैं और वहाँ पे रेड इंडियंस नाम देते हैं वो। तो ये जो था ना, इसी मतलब मसाले के द्वीप को वो खोजने के लिए निकले थे। बट प्रॉब्लम ये थी ना कि उनको यहाँ पे ये है, ठीक है, उनको जाना, मतलब जाना तो ये रूट उनको पकड़ना चाहिए था, बट उन्होंने ये पकड़ लिया था, ठीक है। तो फिर वो यहाँ पे मतलब पहुंच गए थे अमेरिका वाले एरिया में। तो ये पूरी जो है वो सिचुएशन हुई थी, ठीक है। ये पूरा हो गया, मतलब मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बता दिया। अभी तक मैंने क्या क्या बताया आपको, मैंने बताया कि कैसे कैसे जो यूरोपियन कंपनी आई, यूरोपियों को क्यों उस टाइम पे ज़्यादा मसालों की ज़रूरत पड़ रही थी, और क्या ऐसी सिचुएशन थी कि जो कि कैसे कैसे, मतलब कैसे बार्थोलोम्यू डियाज आया, हेनरी द नेविगेटर का क्या रोल रहा। और होता है ना कि देखिए आपको कुछ करना है, बट कोई आपको मोटिवेट कर रहा है, कोई आपकी हेल्प कर रहा है, तो वो, क्योंकि देखिए आज की तरह नहीं है ना कि आप शिप में बैठे और सडन आप पहुंच गए। उस टाइम पे इतनी तकनीक नहीं हुआ करती थी, और भी इसमें मतलब जो ये खोज है उसमें बहुत सारे रोल था, जैसे कंपास का रोल था, कई सारी साइंटिफिक जो खोजें हो गई थी उनका बहुत ज़्यादा रोल था। तो ये सब बहुत ज़्यादा रोल रहा है, ठीक है। तो कैसे यूरोपीय आए, पहले यूरोपीय कैसे आए, मैंने वो सारी सिचुएशन आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप देखेंगे कि हम मतलब वो पढ़ेंगे अब पुर्तगीज का क्या क्या रोल रहा है, ठीक है। आप पुर्तगीज का देखिए, ये एक पीवाईक्यू है कि पुर्तगाली कंपनी का क्या नाम था, तो ये था इस्तादो द इंडिया, ठीक है। पुर्तगाली जो कंपनी है इसका नाम है इस्तादो द इंडिया, ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो पूरा ये वो चला, ठीक है, यहाँ तक तो मान लीजिए वो आ गए थे, ठीक है। मैप में आप देखेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो बार्थोलोम्यू डियाज आ गए हैं, ठीक है। ये मैं आपको वो कर दूं, ठीक है।
बार्थोलोमेव डियाज यहाँ तक आ गए, बट अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ा जाए, ठीक है, ये वास्को डी गामा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो यहाँ पे जब ये वास्को डी गामा आते हैं ना, तो उस टाइम पे देखिए सब कुछ मानसून पे निर्भर करता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वो रहा, फैक्टर रहा भारत की सोने की चिड़िया होने में, ठीक है। आप मुझे बताइए कि आप इस मैप से ही समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, अब इनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, बट इनको इस टाइम की तरह, जैसे हमें पता है कि यहाँ से यहाँ इंडिया पहुँचना है, इनको नहीं पता था, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसे रूट लेते हुए ये पहले मतलब धीरे धीरे कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, ठीक है। और होता ये है ना कि कई बार जैसे ये यहाँ तक पहुँचते हैं कोस्ट तक, बट जो लहर थी थोड़ी तेज होने के कारण अगेन ये दूर जाते हैं छोर से, फिर उसके बाद ये आते हैं, ऐसे ऐसे करके ये पूरा काफी लंबा इनका वो रहा। और ये करके मतलब ये जो मोजाम्बिक है ये यहाँ पे पहुंचे जब, तो थोड़ा सा इन्होंने राहत की सांस ली थी। और जो मोजाम्बिक के शासक थे उस टाइम पे वो भी काफी ज्यादा मतलब इनका स्वागत किए थे अच्छे से। फिर उसके बाद ये और आगे बढ़ते हैं तो इनको एक गुजराती पथ प्रदर्शक मिलता है। पथ प्रदर्शक इन द सेंस कि वो देखिए हमारा तो व्यापार यहाँ तक हुआ ही करता था, इधर सारे हम कर ही रहे हैं, ठीक है, हम तो यहाँ जा ही रहे हैं ना, ये नहीं आ पा रहे थे हमारे पास। तो यहीं पे एक गुजराती था, वो गया था अपना मतलब गुजराती पथ प्रदर्शक था, वो गया था अपना सामान बेचने और बाकी सारी वो करने। तो पथ प्रदर्शक उसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जब वो यहाँ पे मिलता है इनसे मतलब इनसे वास्को डी गामा से, तो वो कहता है कि हमको भी तो इंडिया ही जाना है। तो ये बोलते हैं कि मतलब इनका रहता है अब्दुल मजीद उसका नाम था, वो कहते हैं कि ठीक है इंडिया, तो हम तो इंडिया से हम आपको लेके चल सकते हैं। तो देखिए आप समझने की कोशिश करिए, हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि ये यहाँ के आने के बाद ये चाहते, क्योंकि देखिए वो तो गुजरात से था, वो चाहता तो इनको यहाँ पे लेके जाता, बट वो नहीं लेके जाता, क्योंकि होता ना कि वहाँ के शासक से एक ऐसे अजनबी को कहीं पे लेके जाना अपने किसी एरिया में, वो ठीक नहीं था। तो ये क्या काम करते हैं कि ये इनको ले जाते हैं, ये कालीकट जो है कालीकट ले जाते हैं, सबसे पहले यहाँ उतरते हैं, ठीक है। तो जो कालीकट के उस टाइम पे शासक थे वो इनका बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम करते हैं, कहते हैं कि आइए, मतलब पूरा स्वागत करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। और आप देखेंगे ना कि यहाँ के जो शासकों की उपाधि होती थी, यहाँ हिंदू शासक थे और उनकी उपाधि जमूरिन हुआ करती थी। कई बार आता है कि मतलब ये जो शासक हैं उनका नाम जमूरिन था, नहीं जमूरिन नाम नहीं है, वो एक उपाधि है। शासक इस समय होते थे यदुअप्पा करके उनका नाम है, वो इस टाइम पे यहाँ पे शासक हुआ करते थे। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस आप थोड़ा सा अपना होता है ना कि जरूरी नहीं कि हम वो सब वही पढ़ें कि जो हमारे एग्जाम में है, मतलब पढ़ना हमको रेलिवेंट चीजें हैं, बट एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमको थोड़ा सा स्टोरी भी पता होनी चाहिए। तो मैं आपको दोनों चीजें बता रही हूँ। और तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे वो पहुंचते हैं कालीकट पे, तो वहां पे उनका वेलकम होता है, जो वहाँ के शासक थे जिनकी उपाधि थी जमूरिन, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन अभी तक रही, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाएंगे पुर्तगीज पे, ठीक है। तो इस्तादो दा इंडिया इनकी कंपनी का नाम है। अब्दुल मजीद की सहायता, ये आप नोट कर लीजिए, अब्दुल मजीद की सहायता से ये पहुंचते हैं, कालीकट आते हैं, ठीक है। और ये जो वास्को डी गामा, उनके समय पर बार्थोलोमेव डियाज के टाइम पे तो जॉन द्वितीय हैं, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है आपसे मिलान में पूछ ले, आपको दे दे कि ये बार्थोलोमेव डियाज हैं, ये वास्को डी गामा हैं, और फिर मतलब या फिर स्टेटमेंट में दे दे कि इनके समय ये शासक थे, इनके समय ये शासक थे, और उसी में हेर फेर कर दे। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे मैं ही फ्रेम कर दूं अभी, कि जो वास्को डी गामा था वो जॉन द्वितीय के समय आया था और जो बार्थोलोमेव डियाज था वो इमैनुअल के समय आया था। तो आप समझ जाएंगे कि दोनों जो कथन है वो गलत है। तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, ठीक है। और इतिहास बार बार नहीं पढ़ा जाता है, एक बार पढ़िए, बट वो ऐसा पढ़िए कि आपको दोबारा कॉन्सेप्ट एटलीस्ट, देखिए फैक्ट तो रिवाइज करना पड़ेगा, बट आपको कॉन्सेप्ट एटलीस्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो वास्को डी गामा थे वो आते हैं, और इस समय जो शासक थे वो इमैनुअल थे, इन्होंने ही इनको भेजा था, ठीक है। वास्को डी गामा जो है वो ये 17 मई एग्जैक्ट याद रखना जरूरी नहीं है, बट आप ये याद रखें कि हाँ ये 1498 में कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचे थे, ठीक है। और कालीकट उसका जो वर्तमान नाम है वो कोझिकोड है, ठीक है। और यहाँ के जो शासक, ये शासक की उपाधि है, ठीक है। जमोरिन जो है ये आप लिख दीजिए यहाँ पे, शासक की उपाधि है। आपके कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। बाकी तो हमारी क्लासेस जो हैं वो सारी मतलब लाइव चलेंगी नेक्स्ट उससे, तो फिर ये हो गया, ठीक है। बट देखिए आप सिचुएशन समझने की कोशिश करिए, कोई अपना लॉस क्यों चाहेगा, ठीक है। वास्को डी गामा कालीकट पहुंच गए, ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है, ये यहाँ, और फिर ये
ठीक है, ये यहाँ कालीकट तो पहुंच गए, ठीक है, कालीकट आप पहुंच गए, बट जो अरब व्यापारी थे वही तो यहाँ पे पूरा वो करते थे, यहीं से अरब व्यापारी जो है पूरा सामान लेके जाते थे, ठीक है। तो अरब व्यापारियों ने इसका काफी ज्यादा विरोध किया, क्योंकि उनको लगा कि मेरा तो एक कॉम्पिटिटर आ गया है, मतलब मैं, अब जैसे वो मैंने बताया था ना आपको जो नाव वाली सिचुएशन, आप समझिए कि अभी तक तो एक नाविक था तो ठीक था, मान लीजिए कोई दूसरा नाविक आ गया, ठीक है, तो वो जो पहला वाला नाविक है उसको कितना लगेगा कि अरे मेरा तो पूरा लॉस ही लॉस अब हो जाएगा। तो सेम सिचुएशन इनके साथ, काफी फनी सिचुएशन रही, तो ये काफी ज्यादा इसका विरोध करते हैं, बट जो जमूरिन थे ना वो थोड़ा सा सिचुएशन को समझते हैं और वो कहते हैं कोई बात नहीं, मेहमान है, रहने देते हैं कुछ दिन। तो इस तरह से पूरा जो मतलब इंसिडेंट है वो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सिचुएशन समझिए, वास्को डी गामा काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं, अच्छे से सब कुछ करते हैं सारी चीज़ें, और अच्छे से व्यापार वाणिज्य करने के बाद ये क्या है, ये वापस लौटने का वो करते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था उसी टाइम पे, हल्का सा, मतलब अरब व्यापारियों के साइड था, जमूरिन की साइड नहीं, क्योंकि जमूरिन काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको नए नए लोगों से मिलना पसंद था, तो वो काफ़ी ज़्यादा इनका वार्म वेलकम किया था, ठीक है। तो जब ये सारा अपना मसाले लेता है और कुछ ऐसे सामान लेके ये वापस जाता है अपने कंट्री में, बताना भी तो था कि यही रूट हमने खोजा है, तो जब ये वापस जाता है ना तो इसको 60 गुना लाभ होता है, ठीक है, जो अपना पूरा खर्चा निकाल के सारी चीजें करके इसको 60 टाइम प्रॉफिट्स होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि अब प्रॉफिट तो हो गया, बट फिर अगला भी तो कोई आएगा ना, वो भी तो लाभ उठाएगा। फिर क्या होता है कि 1500 में आता है वास्को डी गामा के जस्ट बाद आता है दूसरा पुर्तगाली, वो होता है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ये आप नाम याद रख लीजिए, हो जाए कि ऐसा कि आपको क्रोनोलॉजी में पूछ ले कि बार्थोलोम्यू डियाज एंड देन वास्को डी गामा देन पेड्रो अल्वारेज कैब्रल एंड देन अल्बुकर्क एल्मीडा, किसी को भी दे सकता है। तो ये आप थोड़ा सा, क्योंकि आजकल क्रोनोलॉजी ना एनटीए को बहुत पसंद आ रहा है, तो आप ये थोड़ा सा मैं आपको बताती भी चलूंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद क्वेश्चन बनाने लगेंगे, ठीक है। तो ये सारी ऐसी सिचुएशन रही, ठीक है। तो ये जो है पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ये आते हैं। जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट सन याद रखें, लेकिन मेरा मानना है ना कि हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी क्रोनोलॉजी क्लियर है, इट मीन्स कि आपकी हिस्ट्री क्लियर है, तो आप अगर याद रखेंगे तो ज्यादा आपका वो होगा। बट यहाँ पे क्या आता है ना, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आता है, बट उसको ना ये चीज फील होता है कि अरब व्यापारी उसको व्यापार करने ही नहीं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा उसके लिए प्रॉब्लम ये लोग खड़ी कर रहे हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि जब जो चीजें आसानी से नहीं मिल रही, क्यों ना हम उसके लिए थोड़ा सा फाइट करें, ठीक है। तो फाइट करने में ये क्या करते हैं कि फिर 1502 में रहता है कि वास्को डी गामा जो है वो दूसरी बार आता है। ये मैंने क्यों दिया, ये एक क्वेश्चन रहा है आपका। 1524 में जब ये अंतिम बार आता है ना, तो इसको कोचीन में दफनाया जाता है। तो ये वास्को डी गामा वाली ये आप चीजें याद रखिएगी कि सबसे पहले वो 1498 में आया, जमोरिन से मिला एंड ऑल, फिर देन वो आता है, फिर उसके बाद 1524 में लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है यहीं पे भारत में, और कोचीन में उसको दफना दिया जाता है, ठीक है। फिर आप अगर देखें अगली सिचुएशन, और फिर उसके बाद क्या होता है ना कि ठीक है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आया, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सारी चीजें हुआ, बट इनको ना एक ऐसे कोठी की जरूरत है, कोठी यानी कि फैक्ट्री, ठीक है। अब फैक्ट्री में आपको समझाऊं तो जैसे आज की आप फैक्ट्री से मत करिए जहाँ पे सारी चीजें जो है मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, इस टाइप की मतलब नहीं होता था। आप गोदाम की तरह समझिए, ठीक है। मान लीजिए कि एक सामान कहीं से आ रहा है, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए वो जो मैंने नाव वाला एग्जाम्पल दिया, अब मान लीजिए एक शहर से दूसरे शहर का सामान आ रहा है, ठीक है, तो वो कहीं रखा भी तो जाएगा नहीं, तो बारिश हो रही है या फिर और कोई ऐसी सिचुएशन है, या मान लीजिए कि लोग ही लूट लिए सामान को, तो एक उनको कोठी की जरूरत हुआ करती थी कि जहां वो सारे सामान रख सके और बाद में वो भेज सके वापस, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि 1503 में पहला जो इनका मतलब फैक्ट्री खुलती है वो कोचीन में खुलती है, और फिर दूसरी फैक्ट्री ये लगाते हैं कन्नानूर में। देखिए आप एग्जैक्ट वो ईयर नहीं याद रख सकते, ठीक है, इसलिए आप कर सकते हैं ना, मैं आपको भी एक मैप दिखाऊं। हाँ, ये आप मैप देखेंगे तो आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करिए ना कि देखिए ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है। यहाँ पे ये मैप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीयूटी पीजी के उसमें क्वेश्चन, ये आपका कोई भी एग्जाम हो, आप इवन सीयूटी पीजी आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बाद में नेट भी देंगे, ठीक है। तो नेट के भी एग्जाम में ये पीवाईक्यू रह चुका है कि कौन सी फैक्ट्री किसकी है, ठीक है। तो ये देखिए जितने भी स्टार वाले हैं ना वो सब पोर्तुगीज हैं। हम जैसे से पढ़ेंगे ना इस मैप का हम पूरा यूज करेंगे, बट आज के लेक्चर में हमने सिर्फ पुर्तगीज और डच को कवर करने का मैं कोशिश करूंगी। तो जो पुर्तगीज है ना, वो पहली तो मान लीजिए यहाँ देखिए कोची में रहा, ठीक है। रीजन क्या रहा आप थोड़ा सा समझो, यहाँ पे आपको अफ्रीका है, ठीक है, आप मैप में मतलब उसमें थोड़ा सा अपने माइंड में ऐसे आंख बंद करो और लेके आओ, ठीक है। इधर अफ्रीका है, फिर देन आप थोड़ा सा आप इधर निकले तो ये भारत का पूरा एरिया है। ये आएंगे तो कहाँ आएंगे, ठीक है, ये आए भी तो थे, कालीकट आए थे, तो इन्होंने क्या काम किया कि यही इनके लिए एरिया बच रहा है ना, तो इन्होंने क्या किया, कोचीन में फैक्ट्री लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे,
फिर उसके बाद कालीकट आए थे, कोचीन में फैक्ट्री, फिर उसके बाद क्या किए, थोड़ा सा ये ऊपर बढ़ेंगे तो ये क्या करेंगे कि ये कन्नानूर में फैक्ट्री लगाएंगे। तो इस तरह से आप चीज़ समझ। फिर उसके बाद दमन दीव में भी इन्होंने किया था, जब इनका जो चौल वाला युद्ध है उसमें भी इन्होंने एरियाज जीते थे। तो ये जितने भी स्टार वाले हैं ना, ये सब हैं इंपॉर्टेंट है, बट आपको सारे नहीं याद रखने हैं। आपको ये कोचीन याद रखना है, कन्नानूर याद रखना है, गोवा इन्होंने कब वो किया था, जीता था, वो तो इतनी टाइम वो PYQs रह चुका है कि मतलब मैं आपसे क्या बताऊं कि बहुत ज़्यादा टाइम वो क्वेश्चन आ चुका है। फिर आप दीव देख सकते हैं, बसिन कब इन्होंने जीता था, वसई। तो ये सब आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैंने आपको इसलिए ये दिखाया कि आप समझिए कि सिचुएशन जो पूरी है कि ये कैसे कैसे अपनी फैक्ट्री जो है वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ज़रूरत भी पड़ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस टाइम पे ये जो पहला ये फैक्ट्री था ना 1503 वाला, ये अल्बुकर्क अभी आपको मिलेंगे, बट अभी के लिए आप यहीं पे इनको वो कर दीजिए, मतलब होल्ड कर दीजिए। इनका बस इतना आप रोल याद रखिए कि ये जो था, ये पहला भारत का जो कोचीन वाला है, ये पहला दुर्ग था, और इसकी ये जो हेल्प किया था इसमें, ये अल्बुकर्क ने किया था, ठीक है। फिर अगर आप समझिए कि ये शासक नहीं होगा, ये वायसराय होगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पे वायसराय कर लीजिए। वायसराय आप गवर्नर कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पुर्तगाली, यहाँ पे भी रूलर्स नहीं होगा, आप थोड़ा सा इसको कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वायसराय होंगे, या फिर गवर्नर कर लीजिए। देखिए, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी ना, उसमें तो ये था कि चलिए ठीक है, 1858 के बाद वो वायसराय की पोस्ट मिली, बट पुर्तगीज में ऐसा कुछ नहीं था। इनको कहीं कहीं वायसराय भी कहा गया, कहीं कहीं गवर्नर भी कहा गया, तो आप इसको गवर्नर या वायसराय कह सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इनकी फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई, सारी चीज़ें होगी, बट मान लीजिए कहीं पर फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई है, बट उसको चलाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। और ऐसे कोई आ रहा है, आप 2-3 साल पहले देखिए, ये रुकते नहीं थे यहाँ पे, ठीक है, कि नहीं ये आए और यहीं पे रुक जाएं, ऐसी कोई इनकी मतलब वो नहीं थी। ये आराम से यहाँ पे आते थे, अपना व्यापार करते थे और फिर वापस ये चले जाते थे, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या काम किया कि प्रॉपर वहाँ के जो शासक थे उन्होंने सिचुएशन समझा, और इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट कर दे रहे हैं, या वायसराय हम अपॉइंट कर दे रहे हैं। तो जब सबसे पहला जिसको अपॉइंट किया गया था वो था फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आप याद रख लीजिए, 1505 से 1509 तक इसका रूल रहा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, ठीक है, ये दूसरा है पॉइंट। फिर अगर आप देखिए तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इनका ब्लू वाटर पॉलिसी। ये आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको शांत जल की नीति भी कहा जाता है, ठीक है। इनका जो उद्देश्य था, देखिए ये ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या, शांत जल की नीति, ठीक है। मैंने अभी आपको अरब की पूरी सिचुएशन बताई कि ठीक है, कैसे कैसे अरब आए और वो मतलब व्यापार कर रहे थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है। होता ये था ना कि सामान जो है ये चाहते भी थे कि अगर हम लेके जाएं, तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि ये सामान लेके जा नहीं पाते थे, क्योंकि अरब सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो मतलब सिर्फ ऐसे नॉर्मल प्रतिरोध कर रहे थे, नहीं, वो क्या करते थे, जहाज़ों को लूट लेते थे। तो जब दोबारा आया था ना वो जो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया था, वो काफ़ी ज़्यादा नेवल शिप के साथ आया था। तो इन्होंने क्या काम किया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमको क्या होगा। और एक आप याद रखिएगा ना पुर्तगाली इसके बारे में, कि पुर्तगाली जो है ना वो कभी भी लैंड पे अपना एक्सपेंड करने का ट्राई नहीं किया, वो पूरा समुद्र पे अपना पूरा वो चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली नेवी हुआ करती थी ना, वो पुर्तगीज की हुआ करती थी। तो ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, इसमें इन्होंने यही किया कि जितने भी रूलर्स हैं, हम उनको मतलब होता है ना कि हम पूरा समुद्र पे अपना अधिकार करेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे ना कि फिर जो कार्टर्स इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि खुद मुगल शासक भी लेते थे, उसमें यही था कि एज अ वो परमिट दिया जाता था कि अगर आपने परमिट नहीं लिया और आप अगर उसमें आ रहे हो, मतलब हमारे एरिया में आ रहे हो, मतलब समुद्र में आप आ रहे हो, ठीक है, तो आपकी ना तो आपका सामान सुरक्षित रहेगा, ना तो आपके लोग सुरक्षित रहेंगे, ठीक है, उनको लूट लिया जाएगा। तो ये जो पूरी सिचुएशन थी वो इस तरह से हुई। और ब्लू वाटर पॉलिसी के अंदर इन्होंने यही किया कि पूरा जो समुद्र है उस पर नियंत्रण रखने का पूरा इन्होंने प्रयास किया, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ कि जो इनके टाइम पे और इम्पोर्टेंट घटना घटी, इसको तो आप जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1509 में क्या हुआ ना कि जो मैंने अभी आपको बताया, इनकी 3 लोग से दुश्मनी हो गई थी। पहला तो टर्की, दूसरा गुजरात, और तीसरा जो मिस्र। अब आप समझने की कोशिश, ये वाला मिस्र है, ठीक है। अब आप सिचुएशन समझने की कोशिश करिए कि इनका टर्की के साथ क्यों हुआ, ठीक है। तो सॉरी, जो अरब व्यापारी हुआ करते थे, वो पहले तो टर्की को भी प्रॉफिट होता था कि सामान जा रहा है और सारी सिचुएशन,
और जो मिस्र हुआ करता था इसका भी प्रॉफिट उस टाइम पे घट रहा है, गुजरात का भी प्रॉफिट, क्योंकि आप थोड़ा सा अगर मैप में देखने की कोशिश करेंगे तो तीनों का लॉस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अफ्रीका के दक्षिणतम छोर से जा रही है, तो तीनों का लॉस हो रहा है। तो इसी टाइम पे क्या हुआ ना कि बैटल ऑफ चौल हुआ था, ठीक है, इसको चौल का युद्ध कहते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये। और ये ऐसा नहीं था कि एक बार और हुआ था युद्ध, उसमें क्या हुआ था ना 1508 में कि इन्होंने मतलब हराया था इसको क्या एल्मीडा को, और एल्मीडा का बेटा जो है 1508 में मारा भी गया था। तो अगली बार ना काफी जोश से इन्होंने इन तीनों, आप समझिए कि इस टाइम पे कितना स्ट्रांग है कि संयुक्त सेना को हरा रहे, वो भी किसका, टर्की की पूरी संयुक्त सेना है, गुजरात का है, पूरा मिस्र का है। आप समझ सकते हैं कि इस टाइम पे पुर्तगाली कितने ज्यादा स्ट्रांग हो गए होंगे, ठीक है। तो इनके बारे में एल्मीडा का जो है वो आप बस 4 पॉइंट आप याद रखिए। पहला, ये पहले वॉइसराय है, दूसरा ये ब्लू वाटर पॉलिसी, आप नोट कर दे चलिए, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी इनका है। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो उसको नोट में डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है बैटल ऑफ चौल हुआ था 1509 में, जिसमें संयुक्त सेना को इन्होंने हराया था। और इस लड़ाई में क्या हुआ था, फिर दमन और जो दीव है उस पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। दमन दीव अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि मतलब दमन और दीव दोनों कैसे कैसे, तो उस पर भी जो है वो इनका अधिकार हो गया था, ठीक है। तो ये पूरा रहा एल्मीडा के बारे में। अब अगले कौन आते हैं, अगले आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का बहुत मतलब बहुत कम इनका मतलब वो रहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि इनको वास्तविक संस्थापक माना गया। आप सोचेंगे कि वास्तविक संस्थापक जैसी चीज क्या होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि बाबर आया, ठीक है, उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया, लेकिन वास्तविक संस्थापक अक्सर हम अकबर को कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपने कोई साम्राज्य बना लिया, ठीक है, बट आप उस साम्राज्य को स्थिर रख पा रहे हैं कि नहीं, आपके पास वो पावर है कि नहीं, कि आप सारी जो पावर है उसको आप कंसोलिडेट कर पा रहे हैं कि नहीं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कोई एक सडन चेंज मतलब जो कर ले जाए शासक, उसको हम संस्थापक, वास्तविक संस्थापक हम कहते हैं। तो सेम इन्होंने ऐसा काम क्या किया, आपके दिमाग में ये चीज आ सकता है। आप देखेंगे ना कि इनका जो मतलब मेन रोल रहा, वो आप देखेंगे कि जो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है इनको कहा गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये इनका जो पूरा रोल रहा वो मेनली रहा कि हम एरियाज को भी अब छीनेंगे, ठीक है। एरियाज सबसे ज्यादा इसमें क्या क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि अल्बुकर्क जो था 1510 में गोवा को जीतता है, ठीक है। और गोवा को उसने प्रॉपर युद्ध से, और उस समय कौन शासक हुआ था, तो यूसुफ आदिल शाह, जो कि काफी अच्छे रूलर हुआ करते थे, बट बीजापुर के ये शासक थे, और इनसे ये जीतता है। तो अल्बुकर्क में ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये पूरी सिचुएशन रही। फिर अगर आप देखें और क्या चीजें रहा, ठीक है, जो इन्होंने गोवा जीता 1510 में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1530 में ना इसी गोवा को राजधानी मतलब वो बना दिया गया था, जो पूरा व्यापारिक इनका केंद्र है उसकी पूरी राजधानी बना दिया गया है। राजधानी मतलब आप समझ लीजिए कि एक सेंटर, पूरा उसका पूरा सारे का एक लौता पूरा सेंटर वो उसको कर दिया गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद में तो पूरा मुख्यालय ही जो है वो गोवा बन गया था। और आप देखेंगे कि 1961 तक, लास्ट तक, मतलब भारत आजाद होने तक, 1947 में भारत आजाद हो गया, पर ये गए नहीं थे पुर्तगाली, ये 1961 में जाते हैं, और लास्ट तक ये कहाँ पे रहते हैं, गोवा में ही रहते हैं, ठीक है। गोवा तो आप अभी भी जाइएगा तो उसमें पुर्तगाली प्रभाव आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, ठीक है। आप फिर इसके बाद इनका एक था ना इनइक्विजिशन, ठीक है, इस पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएगा। जो इनइक्विजिशन है कई बार देता है कि ये क्या था, ये धार्मिक मतलब न्यायालय था, ये फैक्ट्री का नाम था, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा कि ये था क्या एग्जैक्टली। तो ये जो था ये एक धार्मिक, इसको आप वो ले सकते हैं, ठीक है, धार्मिक ये न्यायाधिकरण हुआ करते थे, तो ये पुर्तगालियों के थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है। फिर अगर आप बात करें तो जो अल्बुकर्क हैं, ठीक है, जो अल्बुकर्क है, इनको क्यों वास्तविक संस्थापक, मैंने आपसे पूछा था ना क्यों इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो मैंने जो आपको ओवरऑल बताया वो। और अगला आप देख सकते हैं ना कि इन्होंने कुछ सामाजिक सुधार किए, जैसे कि इन्होंने गोवा में सती प्रथा प्रतिबंध लगवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए जितना मैं आपको बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, आप उसको शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। मैं आपसे बता रही हूँ आपके एग्जाम में सिर्फ वही हेल्प करेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या, इन्होंने भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया था, जो पुर्तगाली
हुआ करते थे उनको। इसके पीछे देखिए आप रीज़न समझने की कोशिश करिए कि वो पूरी की पूरी पुर्तगाली आबादी वहाँ से नहीं ला सकते थे, ठीक है? इसलिए इनका कहना था कि आप टारगेट करो कि ये ईसाई हमारे यहाँ देखिए विधवाओं की स्थिति ना काफ़ी बुरी हुआ करती थी। तो इन्होंने जो टारगेट भी किया ना वो विधवा महिलाएँ किया, कि जो महिलाएँ विधवा हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बाल विवाह हुआ करता था, तो बहुत कम उम्र में जो लड़कियाँ हैं वो विधवा हो जाती थी। तो इन्होंने टारगेट किया कि हम उन्हीं महिलाओं को टारगेट करेंगे, मतलब उन्हीं से विवाह पुर्तगाली करेंगे जो कि ज़्यादातर विधवा हो, इस तरह की चीज़ें हो। तो इन सब से क्या हुआ ना कि काफ़ी ज़्यादा मतलब पुर्तगाली जो आबादी है वो भी बढ़ी, एंड दूसरी चीज़ कि एक पुर्तगाली पूरा साम्राज्य की स्थापना होने लगी थी, ठीक है? क्योंकि आप 2-4 लोग जाके कहीं पे कुछ बड़ा चेंज नहीं कर सकते हो, बट आप गोवा जैसे एक पूरा गोवा को पूरा सेंटर बनाते हो, वहाँ पे पूरा चर्च और सारी चीज़ें इस्टेब्लिश कराते हैं। तो ये इनका एक आप बोल लीजिए ना, देखिए इनका एक असफल होने का ये रीज़न भी रहा है। आप यहाँ पे ही थोड़ा-सा इस चीज़ को समझिए। इनके असफल होने का रीज़न ये रहा ना कि ये एक हाथ में क्रॉस और एक हाथ में तलवार लेने का ट्राई किए थे, ठीक है? कि हम एक हाथ में क्रॉस नहीं छोड़ेंगे, बट एक सिचुएशन ऐसी आई ना कि इन्होंने क्रॉस भी छोड़ दिया और तलवार भी छोड़ दिया। तो ऐसी सिचुएशन इनके पास आई थी, ठीक है? तो ये जो है ये पूरा इनको इनके साथ मतलब अल्बुकर्क का जो इम्पोर्टेंट है ये इतना ही है, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बताया ही, जैसे गोवा अगर आप देखने की कोशिश करें तो गोवा ये देखिए, गोवा यहाँ पे है, ठीक है? तो ऐसे ऐसे पूरी वो है। फिर उसके बाद देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट रहा कि जो अल्बुकर्क है ना, इन्हीं के टाइम पे जो मलक्का है और हॉर्मुज है, इस पे भी इनका अधिकार हो गया था, पूरा आधिपत्य इनका हो गया था। उसके बाद जब इनकी डेथ हुई 1515 में, याद रखिएगा इस उसमें 1515 में जब इनकी डेथ हुई ना, उस टाइम तक पुर्तगाली जो थे वो काफ़ी पावरफुल रूलर बन चुके थे, काफ़ी ज़्यादा ये पावरफुल बन चुके थे, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा ये पावरफुल रूलर बन चुके थे, और ये रीज़न रहा कि पूरा एक इनको एक वास्तविक संस्थापक जैसी उपाधि दिया गया, और इस टाइम पे ना एक साम्राज्य, सोचिए कि 15 साल के अंदर किसी एक उसको साम्राज्य बना लेना, ये इनके गवर्नर जितने भी आए ना वो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है? कि 15 साल जैसे उसमें इन्होंने इतना कुछ वो कर लिया। फिर आप देखेंगे कि नीनो डे कुन्हा आते हैं। देखिए मैं क्रोनोलॉजी इसमें बहुत, इनके बाद भी बहुत सारे आएंगे, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए बस 3-4 इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं को पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो नीनो डे कुन्हा आते हैं। नीनो डे कुन्हा जो है इन्होंने क्या ऐसा चेंज किया कि इनको हम पढ़ना है, ठीक है? तो नीनो डे कुन्हा जो है वो 1530 में, जो भी हमने पढ़ा था ना, गोवा को वो किया गया था। तो इन्होंने क्या काम किया कि पहले तो कोचीन थी राजधानी, कोचीन को हटा के इन्होंने गोवा को राजधानी बनाया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अलग अलग एरियाज को इन्होंने जीता और वहाँ पे बस्तियाँ बनाई, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगला ये इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगालियों ने चौल, सालसेट, बम्बई और बसिन, ठीक है, इन पर भी पूरा अधिकार किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसके टाइम पे हुआ था, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बसिन जो है वो किसके टाइम पे अधिकार में लिया गया था, ठीक है? फिर उसके बाद इन्होंने क्या काम किया कि एक ऐसा पोर्ट बनाने का ट्राई किया जिससे वो दक्षिण पूर्व एशिया, क्योंकि देखिए आप मैप में अगर देखेंगे ना, मैप में अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इनकी सारे जितने भी इन्होंने अपनी कोठियां बनाई है ना वो सब यहाँ पे बनाई है, ठीक है? बट दक्षिण पूर्व एशिया का तो पूरा ये वाला एरिया है, ठीक है, पूरा ये, तो इनको यहाँ से मतलब ऐसे घूम के जाना पड़े। इन्होंने क्या सोचा ना कि हम थोड़ा इधर ही कोई एक पोर्ट बना ले रहे हैं, तो इन्होंने क्या काम किया कि मतलब यहाँ से थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा चीज़ें, क्योंकि थोड़ा सा जो लहर भी रहेगा उससे हमें पहुँचने में भी हेल्प मिल जाएगी। तो फिर उसके बाद इन्होंने उसको किया, ठीक है? नागपट्टनम वाला जो एरिया है, मसूलीपट्टनम और नागपट्टनम, देखिए नागपट्टनम यहाँ पे है, इसको इन्होंने जीतना शुरू किया ताकि ये यहाँ से जो यहाँ वाला पूरा एरिया है, दक्षिण पूर्व एशिया वाला है, आपको दिख रहा होगा ये वाला पूरा एरिया है, यहाँ पे ये वो अपना पूरा व्यापार कर सकें, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए आप, तो ये नीनो डी कुन्हा का ये पूरा हो गया, अल्बुकर्क हो गया, और ये इतना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। अगला पॉइंट आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो अकबर था ना, वो स्टार्टिंग में तो इनको इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता है पुर्तगीज़ को, बट बाद में क्या होता है ना कि हुगली में एक कारखाना बनाने की वो अनुमति दे देता है। हुगली यानी कि बंगाल, ठीक है? तो बंगाल में ये बनाने का उसको इजाज़त दे देता है, क्योंकि ये भी देखता है ना कि धीरे धीरे कैसे कैसे जो ये है पुर्तगीज़ है वो कैसे कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, कैसे कैसे उनकी जो पावर है वो बहुत बढ़ रही है। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा ये अकबर ने रियलाइज़ कर लिया था अच्छे टाइम पे और उसने दे दिया था, ठीक है? फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बंगाल के शासक थे महमूद शाह, इन्होंने पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव, ठीक है, ये भी याद रख लेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये शायद नेट में
पूछा गया है, लगभग 2005 या 6 का ये क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। कि मतलब क्वेश्चन जो था वो एग्जैक्ट ये था कि किसके टाइम पे सतगांव और चटगांव पुर्तगालियों को दिया गया था, तो वो रहेंगे महमूद शाह रहेंगे। और अगर आप ईयर देखना चाहें तो 1534 की घटना है, ठीक है। ये इतना हो गया। अब उसके बाद आप देखेंगे कि पुर्तगाली के उद्देश्य क्या थे, वो क्यों मतलब यहाँ पे आए थे। मैंने तो सारा बताया ना, वो तो पूरी यूरोप की प्रॉब्लम थी, पुर्तगाली क्यों आए, मतलब उन्होंने क्यों इतना इंटरेस्ट लिया। तो पहला रीजन था कि अरबों और जो बेनिस के व्यापारी थे, उनको पूरा हिंद महासागर से जोड़ना, ठीक है। और फिर आप देखेंगे ना कि ये जो पूरा है, ठीक है, ये जो पूरा सिचुएशन है, ये तो थोड़ा सा आप कम इम्पोर्टेंट दे सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। मेन था उनका ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, ठीक है। उनके लिए ये बहुत मैटर करता था कि ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार है, मैंने आपसे बताया ना, पहले तो वो दोनों हाथ में क्रॉस लेके आए थे, ठीक है, दोनों उनके हाथ में क्रॉस उनका था। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा सिचुएशन खराब हो रही है तो एक हाथ में क्रॉस ले लिया, एक हाथ में तलवार ले लिया। फिर उसके बाद जब देखा सिचुएशन खराब हो रही है तो उन्होंने क्रॉस भी छोड़ दिया, दोनों हाथ में तलवार ले लिया। बट उससे भी काम बनने वाला नहीं था, क्योंकि आपने क्रॉस लेके काफी ज्यादा यहाँ की जो जनता थी उसको काफी ज्यादा परेशान किया था, ठीक है। तो ये इनके दो प्रमुख उद्देश्य थे। अब आप देखेंगे कि पुर्तगाली आए, बट इनका प्रभाव क्या रहा, इन्होंने क्या क्या भारत को दिया, ठीक है। तो सिर्फ पॉइंट आप याद रखिएगा, कंटेंट इसमें काफी ज्यादा है, मैंने एज अ नोट्स के फॉर्मेट वो किया है, तो आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स में वही डालिए जो मैं आपसे बता रही हूँ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि पहली जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी शुरुआत किया था इन्होंने, ठीक है, पहली प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किया था। और यांत्रिक घड़ी जो है वो यही लेके आए थे, ठीक है। उसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपसे कहूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हो सकता है आपके एग्जाम में आ भी जाए, ठीक है। तो 1556 में क्या होता है कि गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस है उसकी स्थापना की जाती है। लेकिन इसी टाइम पे एक मतलब आप बोल सकते हैं कि नेचुरल उस पर पूरी बुक निकलती है, जिसमें जड़ी बूटियाँ और पशु पक्षी उनके बारे में पूरा रहता है, मेनली जड़ी बूटियों के उस पर। तो ये 1563 में निकलती है, ठीक है, 1563 में गोवा से ये प्रकाशित होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद गोथिक स्थापत्य शैली। अब आप पूछेंगे कि गोथिक स्थापत्य शैली क्या है। आप गोवा जाइएगा, वहाँ का चर्च देखिएगा, तो वो थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे नुकीला टाइप का, मतलब ऐसे आपको पूरा वो दिखेगा, ठीक है। तो वही जो है ना पूरा गोथिक शैली उसको वो करते हैं, कि मतलब जो गोथिक शैली है वो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। और आजकल आप देखेंगे गोवा में जितने चर्च हैं वो सब आपको गोथिक शैली के सबसे बेस्ट आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब पिक्चर देखने के लिए आप गूगल कर लेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि मतलब जो है उसके बाद क्या होता है, जो पुर्तगाल है वो धीरे धीरे वीक पड़ता है, और लास्ट में क्या होता है कि 1580 में स्पेन का जो शासक था फिलिप, वो इसका पूरा का पूरा अस्तित्व ही, पुर्तगाल का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर देता है। और स्पेन और पुर्तगाल जो है वो 1640 तक साथ रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जीत लिया था पुर्तगाल को, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये दोनों घटना नहीं रहती हैं, मतलब बस ये होता ही एग्जैक्ट मैं आपको बता दूँ इंसिडेंट क्या रहा, ये आप नोट मत करिएगा, बट ये नोट कर लीजिएगा कि कब पुर्तगाल का स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहा कि इंग्लैंड जो है वो जो यहाँ का आर्मेडा था उसको 1588 में, क्योंकि आप देखिए 1580 में तो पुर्तगाल का स्वतंत्र अस्तित्व ही खत्म हो गया है ना, तो उसके बाद कैसे ये मतलब उस टाइम की सबसे बड़ी शक्ति रह पाएंगे। तो क्या होता है ना कि जो बड़ा आर्मेडा था उसको इंग्लैंड यहाँ पे पराजित कर देता है, और यही मतलब सिचुएशन रहती है कि उसके बाद पुर्तगाल की जो अजेयता का पूरा एक भ्रम सबको था वो पूरा टूट जाता है, और धीरे धीरे जो पुर्तगाली शक्ति है वो खत्म होने लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट रहा था, आप चाहें तो नोट कर लीजिए, नहीं तो एज अ कॉन्सेप्ट बस अपने माइंड में रखिए, ठीक है। और फिर ये पूरा सिचुएशन रहा, ठीक है। अगला आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रहा, इन्होंने काफ़ी लड़ा भी, जैसे 1588 में ठीक है हो गया सारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सारी चीज़ें हो गई। और उसी के बाद आप देखेंगे ना कि जो महारानी है वो चार्टर देती हैं सारी, वो हम ब्रिटिश में देख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है ना कि 1630 में मैड्रिड की ट्रीटी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैड्रिड की ट्रीटी। इसके अनुसार क्या होता है कि जो पुर्तगाली थे और जो अंग्रेज है वो ऐसा महसूस करते हैं कि हमको लड़ना नहीं चाहिए, हम आपस में जो भी हमारी शत्रुता है उसको खत्म करके हम साथ साथ क्यों ना व्यापार करें, और फिर यही चीज़ रहता है। और लास्ट में क्या होता है कि जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिगेंजा, एंड देन जो पुर्तगाल के वहाँ के वो थे राजा थे चार्ल्स सेकंड, ठीक है, वो उन दोनों का विवाह हो जाता है 1661 में, 30 में पूरा वो खत्म हुआ है। ये पूरा मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कहानी समझ में आ जाए कि 1661 में ये आप याद भी रख सकते हैं डेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद भी रख सकते हैं।
तो इन्होंने क्या किया कि जब शादी किया तो पुर्तगालियों को दहेज मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि दहेज उस टाइम पे भी चलता था, तो हाँ बिल्कुल चलता था। तो दहेज में एज अ गिफ्ट चलता था, ठीक है। तो दहेज में इन्होंने दे दिया, मतलब इंग्लैंड को दे दिया, ठीक है। पुर्तगाल ने बम्बई को, जो बम्बई वाला उनका पूरा एरिया था, उसको दे दिया। और फिर बाद में क्या हुआ, जो चार्ल्स द्वितीय हैं, ये क्या करेंगे, ये बैठे इंग्लैंड में, वो उस बम्बई का क्या करने वाले। इन्होंने क्या काम किया कि बाद में जो ब्रिटिश कंपनी है उसको इन्होंने दे दिया था, ठीक है। तो ये पूरी सिचुएशन रही, मतलब ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी है उसको इन्होंने बेच दिया था, ठीक है। फिर आप अगर देखेंगे कि 1731 में सालसीट, और ये मराठा हिस्ट्री में हम पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी अभी जो मैंने आपको दिखा था ना, सालसेट और बसिन वाला, जो बम्बई का कोस्टल एरिया वाला वो पूरा एरिया था, तो उस पर पूरा इनका ज़्यादा अधिकार हो जाता है, ठीक है। कार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि कार्टर्स क्या हुआ करता था, कैसे कैसे ये चीज़ें पूरा चलता रहता था। तो कार्टर्स हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट है कि मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा सा, मतलब उसमें भी निकाल के मैंने छांट के कुछ पॉइंट डाले हैं। जैसे कि आप देखेंगे 1632 में शाहजहां के समय जो कासिम खान था बंगाल का गवर्नर, उसने जो है पुर्तगालियों से हुगली दिया था अकबर ने, बट पुर्तगालियों से हुगली छीन लेता है। तो फिर क्या करते हैं ना कि औरंगजेब, मतलब हुगली जब छीना जाता है तो औरंगजेब जो है वो चटगांव से पूरा का पूरा ये इनको साफ करने का पूरा आइडिया लेके चलते हैं, लेकिन बाद में ये लोग माफी उफी मांग लेते हैं। माफी मांगने में तेज थे ही, गलती करो माफी मांगो, और फिर उसके बाद ये माफ करके इनको यहाँ पे रहने देते हैं। और यही शायद आप बोल सकते हैं गलती थोड़ी सी मतलब हो गई थी। फिर उसके बाद एक गवर्नर आते हैं अल्फांसो डिसूजा। ये मतलब इतने टाइम, इनके टाइम बस एक ही इंसिडेंट आप याद रखिए कि ये जो जेसुइट पादरी थे सेंट फ्रांसिस्को जेवियर, इनके टाइम पे आया था। ये इंपॉर्टेंट है, बस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक जेसुइट पादरी है, इनका नाम फ्रांसिस्को जेवियर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। बाकी मतलब बस यही सिचुएशन थी। और मतलब इस तरह से आपके जो पूरा पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली क्या क्या लेके आए, वो कैसे आए, क्यों आए, कब आए, क्या इंसिडेंट घटा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट गवर्नर है, ये सारे पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डच। डच का क्या रोल रहा, कैसे डच आए। डच बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, बहुत कम कम इनका काम है। तो कुछ ही इनके, मतलब मुझे नहीं लगता कि 10 से भी ज़्यादा मतलब इनके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स निकलेंगे, उससे ज़्यादा पॉइंट नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा सब्र करिए। तो जो डच थे, पहले जो डच थे, डच यात्री, वो कार्नेलियस डे हाउटमैन थे, या हस्तमान, हिंदी में आपको हस्तमान लिखा दिखेगा, वैसे पे हाउटमैन है। तो फिर उसके बाद क्या होता है ना कि ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिए। फिर इसके बाद आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनका नाम जो है ठीक है, जॉन हुइंजवेन वॉन लिंकोटन, ठीक है, लिंकोटन इनका वो है पूरा। तो ये क्या करते हैं कि 1583 में गोवा की यात्रा करते हैं और पूरा एक बुक लिखते हैं, और यही जो बुक है ये बाद में हेल्प करता है डचों को यहाँ आने में। और फिर डच क्या है कि डच आते हैं भारत में, और अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो 1605 में यहाँ पे लगाते हैं। कहाँ पे, मछलीपट्टनम, यानी मसूलीपट्टनम, अभी हमने मैप में देखा था, ठीक है, मछलीपट्टनम का है, नागपट्टनम से ऊपर, ठीक है। तो ये पूरा ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इनकी जो कंपनी है उसको भी आप नाम याद रख लीजिए, ठीक है। इनकी जो है वो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वेरिंगडो ओस्ट इंडेसे कंपनी, ठीक है, ये इनका नाम है, ठीक है। 1602 में इनकी कंपनी आती है। और ये जो कंपनी थी, ये पूरी तरह से इनका जो मतलब मेन रोल होता है ना, हम क्यों इसको इंडिया में इतना नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए मतलब आया, और मेन बाद में अपना पूरा का पूरा व्यापार ये इंडोनेशिया शिफ्ट कर लिए थे। तो अभी के लिए बस इनका इतना ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। बाद में इन्होंने श्रीलंका पुर्तगालियों से छीन लिया था, ठीक है। और जकार्ता में इन्होंने फैक्ट्री बनाई थी, उसको बटाविया नाम दिया था। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब नोट्स में, अपने नोट्स में बस ये कंपनी का नाम डाल दीजिए। और ठीक है, पुर्तगाली कंपनी का नाम भी इस्तादो द इंडिया आपको याद रखना है, ठीक है। इसका भी नाम याद रखना है कि मतलब ये जो वेरिंगडे ओस्ट इंडेसे कंपनी है, कंपनीज का नाम याद रखना, हो सकता है आपसे मिलान करो में पूछ ले, ठीक है, कॉलम देखे। तो ये इंपॉर्टेंट है इनके में। फिर अगर आप देखें कि जो डचों का मुख्यालय था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयर है, वो पुलिकट था। और बाद में जो वहाँ पे चंद्रगिरी के राजा थे, उनसे इनकी ट्रीटी हो जाती है 1610 में, और इनको अलाउ किया जाता है कि आप जो है वो स्वर्ण मुद्रा, यानी इसको स्वर्ण मुद्रा, इसको पैगोडा बोलते हैं, ठीक है। पूछ भी सकता है पैगोडा किसका वो है, तो यहाँ पे इनको पैगोडा ढालने की इनको इजाजत मिल जाती है।
और फिर डच जो है वो बहुत ज़्यादा विशाल किले नहीं बनाते हैं जैसे पुर्तगालियों ने बनवा लिए थे, क्योंकि इनका जो रोल था वो सिर्फ व्यापार था, ये कोई इनको क्रॉस या और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था इनको, ठीक है। तो इनकी जो अन्य बस्तियां हैं ये भी क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है। तो पुलिकट, फिर सूरत, फिर विमलीपट्टनम, कोचीन, नागपट्टनम। पटना बालासोर का मैंने ईयर नहीं दिया क्योंकि आप बस ऐसे याद रख लीजिएगा, एक कोई भी इसका आप बना सकते, जैसे पुलिकट है पी लिख लिया, फिर एस लिख लिया, फिर वी, मतलब आप कोई भी बना सकते हैं, मतलब कोई भी आप शॉर्ट ट्रिक की तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो बोलूँगी कि एज अ कॉन्सेप्ट हिस्ट्री क्लियर करिए, ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक में मत भागिए, बट जब अगर कंपनीज़ का वो याद रखना हो तो, या फिर इनकी कब आए, कौन सी कंपनी इस्टेब्लिश की, तो थोड़ा सा आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, ठीक है। कि मतलब कोई भी ऐसा बनाइए कि आप दूसरों को बता भी नहीं पाए, कोई भी आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा रहा कि इनकी कंपनीज का, ठीक है। फिर उसके बाद पिपली में भी इनकी कंपनी स्थापित होती है 1627 में, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1690 में चिंसुरा बंगाल का प्रमुख डच केंद्र बन जाता है। चिंसुरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको वॉर, मतलब इसको जब मैं ब्रिटिश पढ़ाऊंगी ना तब आपको ज़्यादा सिचुएशन की समझ में आएगी। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1653 में जो चिंसुरा का फोर्ट था ना उसको गुस्तवस फोर्ट उसको कहा जाता है, और जो पिपली में फोर्ट था उसको फोर्ट फेलेंड्रिया कहा जाता है। तो हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, तो ये एक फैक्चुअल नॉलेज है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अंग्रेजों से इनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, और फिर बाद में इनको मतलब दोनों के बीच में ये ट्रिटी होती है डच और ब्रिटिश में कि इतना मतलब आप जो है वो इंडोनेशिया वाले एरिया में चले जाइए, हमको भारत पे व्यापार करने दीजिए। तो और इसी उस पर जो डच हैं वो पूरी तरह से इंडोनेशिया चले जाते हैं और वो यहाँ पे उनका रोल खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए कि डच जो है वो भारत से क्या क्या निर्यात करते थे, तो वो नील करते थे, शोरा करते थे, कपास करते थे, रेशम करते थे, अफीम करते थे और चीनी करते थे, ठीक है। ये इतना चीज़ जो है वो करते थे। फिर आप देखें तो इनका मतलब ये जो नील कर रहे हैं, नील का प्रमुख केंद्र क्या है, हो सकता है ये वन लाइनर जो क्वेश्चन था उसमें पूछ ले कि तो वो था मछलीपट्टनम, दे दे आपको नागपट्टनम, मछलीपट्टनम और इधर ये सुतानाती या फिर हुगली, ऐसे ऑप्शन आपको दे दे, तो उसमें जो नील का प्रमुख केंद्र हुआ करता था वो मछलीपट्टनम हुआ करता था, ठीक है। और ये क्वेश्चन रहा है आई थिंक 2022 में रहा है कि फैक्टर किसको कहा जाता है, तो जो फैक्टर कहा जाता था वो इन्हीं के जो मतलब होते थे इनकी वो फैक्ट्रियाँ जो होती थी उसको फैक्टर या फैक्टोरीज करके उसको कहा जाता था, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता है कि बेदरा का युद्ध होता है 1759 में अंग्रेज और डच के बीच में, बेदारा का या बेदरा का युद्ध होता है, और इसमें क्या होता है कि ये डच जो है वो हार जाते हैं। और इनके हारने का ना एक और रीज़न था कि आप देखेंगे ना तो यहाँ पे, ठीक है, आप देखेंगे ना तो डच ये वाले एरिया में नागपट्टनम ऐसे ये पूरे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या थे ना, मार्तंड वर्मा थे, ठीक है। मार्तंड वर्मा जो थे वो काफी ज्यादा इनको परेशान करते थे, ठीक है, मतलब वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे इन लोग का रूल रहे। तो ये भी रीजन रहा कि जो डच थे वो बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए, और इन्होंने सोचा कि कोई नहीं, हम इंडोनेशिया वाले एरिया में चले आए, हमको तो मसालों से मतलब, हमको भारत से कोई विशेष लगाव है नहीं, तो वो वहां चले जाते। तो डच जो है वो इस तरह से एंड हो जाता है इनका पूरा वो, ठीक है। तो ये पूरी सिचुएशन इनकी रहती है। फिर उसके बाद हमने जो अभी तक पढ़ा, पूरा हमने क्या क्या पढ़ा उसको हम एक समरी चार्ट से देख ले रहे हैं कि क्या क्या अभी तक हम पढ़ चुके हैं। हमने देखा इनके आगमन का वर्ष, ठीक है, तो 1498 वास्को डिगामा आया था, कालीकट पे आया था। 1605 में मछलीपट्टनम, जिसको मसूलीपट्टनम कहते हैं, ये डच आए थे। हम दोनों का कंपैरिजन देख ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पहले यात्री क्या थे, वास्को डिगामा थे, इनके जो थे वो कार्नेलियस डे हस्तमान या हाउटमैन थे, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था, इनका व्यापार था प्लस धर्म प्रचार था, कैथोलिक धर्म का। इनका केवल व्यापार था, कोई धार्मिक उद्देश्य, कोई इनको धर्म से लेना देना इनका बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो इन्होंने सीधे पुर्तगाल के राजा के द्वारा पूरा का पूरा रूल मतलब वो किया था। और हाँ, इन्होंने किया था 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, जिसको अभी हमने वेरिंगो ओस्ट इंडिया से कंपनी पढ़ा, ठीक है। प्रथम इनकी फैक्ट्री जो थी वो कोचीन में थी 503 में, जो अल्बुकर्क की हेल्प से हुआ गया था, बट अल्बुकर्क वायसराय बाद में बनते, ठीक है। फिर उसके बाद पूरी कहानी आप समझते चलिए, ठीक है। इनकी जो थी वो मछलीपट्टनम में थी 1605 में। मुख्य केंद्र इनका क्या था, गोवा, कोचीन, दमन, दीव, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया आप समझिए मैप में। ये क्या, क्योंकि देखिए वो आए तो आप जैसे ये देखिए ना, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, ठीक है। डच यहाँ 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 पूरा ये तो पूरा डच ले लिए, ठीक है। बचा क्या है, मतलब सॉरी, ये जो पूरा एरिया है ये पुर्तगाली ले लिया है, ठीक है, कालीकट ले लिया है, सारे एरियाज इन्होंने ले लिया। इनके लिए बचा क्या है, मतलब जो आगे की कंपनीज आ रही हैं उनके लिए ये वाला एरिया बचा हुआ है। तो जो डच है वो यहाँ पे आ गए।
फिर इसके बाद जब ब्रिटिश आएंगे उनके लिए क्या बचेगा, तो उनके लिए बंगाल बचेगा, ठीक है, मतलब लैंड जो है वो सब बचेंगे उनके लिए, तो उनके लिए तो पूरा भारत ही बचेगा। तो इस तरह से ये चीज़ था, ठीक है। तो फिर उसके बाद इनका कोचीन दमनदीव था, इनका था पुलिकट था, नागपट्टनम था, सूरत था, चिंसुरा था, बालासोर था और बटाविया था, ठीक है, बटाविया नहीं जकार्ता, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगला देखिए, तो इनके जो प्रमुख गवर्नर या प्रशासक थे, तो अल्मेडा थे जिनकी ब्लू वाटर पॉलिसी है, अल्बुकर्क थे जो लैंड पॉलिसी थोड़ा सा अपनाने की कोशिश करते हैं, जो अभी हमने देखा ना कि एरियाज को जीतते हैं और कैसे कैसे वो एक्सपेंड करते हैं। इनका क्या था, कोई कंपनी नियंत्रित नहीं था, कोई व्यक्तिगत इनका गवर्नर भी नहीं हुआ करता था, ये नॉर्मल पूरा कंपनी के मतलब अधिकारियों के द्वारा पूरा वो चलाया जाता था, ठीक है। इनकी व्यापारिक वस्तुएं क्या थी, मसाले थी, शराब था, कपड़ा था और हाथी दांत का व्यापार था, ठीक है। इनका मसाला, नील, सोरा, कपड़ा, रेशम और चीनी हुआ करता था। फिर आप धार्मिक नीति देखिए तो इनकी सक्रिय थी चर्च की स्थापना, गोवा इनक्विजिशन जो गोवा का न्यायाधिकरण हुआ करता था। इनका कोई धार्मिक रूप से काफी तटस्थ होते थे, इनका कोई धर्म से मैंने बताया कोई इनका प्रचार प्रसार नहीं था, कोई प्रचार इन्होंने अपने धर्म का नहीं किया। भारत में सिक्के हाँ इन्होंने गोवा में जारी किए, तो इन्होंने पुलिकट में जो मैंने आपको बताया ना पैगोडा वो किया था। स्थानीय राजाओं से संधि इन्होंने किया था, जैसे कोचीन के राजा से, कालीकट से आदि से इन्होंने किया था। जो चंद्रगिरी के राजा से, वही मैंने आपसे बताया ना जो अभी चंद्रगिरी के राजा से संधि किया था, जिन्होंने पैगोडा ढालने का या फिर आप बोलेंगे कि स्वर्ण सिक्के ढालने की इजाजत दिया था। श्रीलंका पर नियंत्रण पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहा था श्रीलंका, और 1658 में पुर्तगालियों से इन्होंने छीन लिया था, ठीक है। फिर भारत से पराजय का कारण इनका क्या रहा, अंग्रेजों का उदय और समुद्री ताकत। एक इसमें और ऐड कर लीजिए, जो इनकी रिलीजियस पॉलिसी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इनके डिक्लाइन में रीज़न रही। और 1750 इनके रीजन में क्या है, डच का 1759 में जो बेदारा का युद्ध था वो, और इनकी अंग्रेजों से हार हो जाती है, और प्लस इनका क्या था, मार्तंड वर्मा बहुत बड़े रीजन थे। मार्तंड वर्मा, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद अंतिम स्थिति इनकी क्या रही, गोवा में ये 1961 तक रहे, उनके पास रहा था ये गोवा में पूरा। इन्होंने क्या किया कि 1825 में अंग्रेजों को अपनी सारी बस्तियां, जितनी बस्तियां थी सबके सब सौंप के, वही बता रही हूँ ना, ट्रीटी इन दोनों के बीच में हो गया था कि आप इधर का एरिया ले लीजिए, हम इधर का ले रहे हैं, तो ट्रीटी हो गई थी और सारी चीजें खत्म हो गई थी। भारत में उपनाम कोई इनकी कंपनी का तो कोई विशेष उपनाम नहीं दिया गया। इनकी जो फैक्ट्री उसको फैक्टर कहा जाता था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। ये तो क्वेश्चन भी आया हो कि फैक्टर क्या था, और एक बार आया हुआ है क्वेश्चन कि फैक्टर किसका हुआ करता था, तो वो डच का हुआ करता था। प्रमुख युद्ध क्या रहा, इनका जो दीव की लड़ाई थी जिसको बैटल ऑफ चौल कहते हैं 1509 वाला, फिर अंग्रेजों से इनका टकराव हुआ था, और इनका जो था वो प्रमुख वो 1759 में देखिए आपको मैं बताऊं ना, थोड़ा सा याद करने का तरीका याद रखिए। 1759 में इनसे वॉर होता है, बैटल ऑफ बेदारा होता है। 1760 में वॉन्डी वॉश होता है जो कर्नाटक युद्ध के टाइम पे होगा, ठीक है, उसमें वॉन्डी वॉश फ्रांसीसी साफ, ठीक है, उनको पूरा वॉश कर दिया गया था। तो आप याद रखिए, फिर आप देखेंगे ना, जैसे शुरुआत कहाँ से हुआ था, 57 के प्लासी से हुआ था, प्लासी जीता, बेदारा जीता, डच को साफ किया, फिर उसका फ्रांसीसी वॉन्डी वॉश में साफ हो गए, तो ब्रिटिश का ऐसे ऐसे पूरा रहा, और ये काफी इंपॉर्टेंट रहा बैटल ऑफ बेदारा, ठीक है। फिर उसके बाद आप मैं मतलब अभी तक तो हम लोगों ने जो भी देखना था हम लोग देख लिए, अब सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, आप लोग कमेंट में आंसर बताते रहिएगा। पहले मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए, पहले जो काफ़ी इजी हैं ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि नहीं मतलब बहुत टफ है, तो पहले नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, फिर थोड़ा मॉडरेट है, देन थोड़ा सा डिफिकल्ट है जो आपके एग्जाम के, और ऐसा नहीं है कि आप इसको बहुत ईजी समझ के चलिएगा। आपके CUET में ना अगर आप देखिए कि अगर आपके 75 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 20 क्वेश्चन लगभग आप मान के चलिए कि वो इजी रहेंगे, ठीक है, बाकी मॉडरेट रहते हैं, डिफिकल्ट, तो उसी हिसाब से हम सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब आप इसका वो कर सकते हैं कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था, ठीक है, पहला यूरोपीय कौन आया था भारत में, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है। वॉस्को डिगामा किस वर्ष आया था, तो 1498 में आया था वॉस्को डिगामा, ठीक है। वॉस्को डिगामा किस बंदरगाह पे उतरा था, तो वो कालीकट पे उतरा था। ये आपको मैं इसलिए क्वेश्चंस करा दे रही हूँ ताकि आपका मतलब प्रॉब्लम ना हो कि मतलब एक रिवीजन की तरह आप इसको ले सकते हो। मैंने रिवीजन चार्ट तो कराया है, बट आप क्वेश्चंस भी करते चलो, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन खुद फ्रेम करना भी आ जाएगा। भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी, तो इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो सूरत में स्थापित हुई थी, ठीक है। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी वो 1602 में हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगला, और थोड़ा सा ना ऐसे आप रिवाइज भी करते हैं, 1602 में कंपनी की स्थापना हुई डच की, और 1605 में इनकी पहली फैक्ट्री भी लग गई, तो इस तरह से। फिर उसके बाद इसमें क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी
1600 में हुई थी, ठीक है। 1599 में चार्टर मिला था उनको। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो ये हम फ्रांसीसी में क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पढ़ाया नहीं है तो ये मतलब वो होगा फिलहाल 64 वाला होगा आंसर, बट अभी इसको पढ़ाया नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। इसको हम ये वाला जो क्वेश्चन है उसको हम जब फ्रांसीसी पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमने सिर्फ डच और ये पढ़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये भी उसमें फ्रांसीसी में ही देखेंगे, कर्नाटक युद्ध है ये भी हम देखेंगे, डुप्ले और क्लाइव ये सब भी हम देखेंगे, मतलब कर्नाटक युद्ध में ये लोग सामने आए थे, तो ये ठीक है, मतलब कोई वो नहीं है, मतलब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। बट अभी हम इसको जब वहाँ पढ़ेंगे ना तो ये चारों क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पे करा दूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा सोचा था कि अराइवल्स एक साथ कराने का, बट अब बहुत बड़ी क्लास हो जाती है समझाने में, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको कर दिया। फिर अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि कौन से प्रमुख केंद्र थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तो आपने 2 ही पढ़ा है, बट आप इलिमिनेट करना सीखो ऑप्शन को, क्योंकि आप अगर इलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो सारे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, आपको कुछ ऑप्शन इलिमिनेट करने होंगे, ठीक है। तो आप जैसे देख रहे हो कि गोवा का नाम आ रहा है और कोचिन, कोचिन कोचिन आते ही आपके दिमाग में पुर्तगीज आ ही जाना चाहिए, मतलब और कोई ऑप्शन आपको दिखना ही नहीं चाहिए, कोचिन आते ही दिख जाना चाहिए। फिर देखिए हर एक में मैंने छोटा छोटा वो डाला है कि अगर आप समझ पा रहे हो, सेम एग्जामिनर भी करता है, वो कुछ अलग नहीं करता, वो थोड़ा सा आपके लिए हिंट दे ही देता है। देखिए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपके पास ये होता है कि आपके पास 4 ऑप्शन है और आपके पास ये है कि इन्हीं चारों में से कोई एक सही भी है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ना एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो, आप भूल जाओ, गोवा को भूल जाओ, ठीक है। आप बस इतना याद रखिए कि कोचीन है मतलब कि पुर्तगीज है, इधर डच, डच आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, ओ ये तो नागपट्टनम होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। पुलिकट भले ही आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद अगर इलिमिनेट करना है, आप देखेंगे फ्रेंच पे आ जाइए, आप इंग्लिश छोड़िए, ठीक है, आप फ्रेंच पे आएंगे तो आप देखेंगे कि पांडिचेरी में काफी ज्यादा इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा पांडिचेरी में, तो आप ये कर सकते हैं कि नहीं पांडिचेरी इनका है। फिर इंग्लिश रहे तो इनका सूरत में है, ठीक है, तो इसका ये रहेगा, इसका ये रहेगा, मतलब ये पूरा ABCD पूरा मतलब सेम उसमें मिलाना है, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो ये देखिए छोटी छोटी सी वो है ना चंद्रनगर है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप अगर याद रखेंगे तो मतलब एग्जाम में आपको इलिमिनेट करना आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए अब इसको कैसे हम ट्रिक करेंगे, हमको अगर सिर्फ एक आंसर आ रहा है या 2 आंसर आ रहा है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले समझिए कि हमको क्या आता है, हमको वास्को डिगामा, वास्को डिगामा का आगमन ये जरूर याद रखना है 1498। चलो हमारा एक काम तो बन गया, मान लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन हो, नेक्स्ट टाइम से मैं चारों ऑप्शन भी मतलब करा के लेके आऊंगी, क्योंकि लाइव क्लासेस तब रहेंगी, तो लाइव क्लासेस में आपसे पूछूंगी, आपको टाइम दूंगी कि आप करिए, बट अभी टाइम देना क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रहा है वीडियो, तो वो पॉसिबल फिलहाल मैं इसीलिए लेके आई थी, बट कोई नहीं, फिर आपके लिए प्रॉपर पोल के उसमें करा लेंगे, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी, जैसे ही नाम आए आपका तुरंत आ जाना चाहिए एल्मीडा। मैंने आपको पॉइंट में बताया भी क्या क्या, देखिए आप जितने यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे ना सब के सब, अगर आपने बैठ के मेरे साथ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आई एम 100% श्योर आपको सारे के सारे क्वेश्चन शॉर्ट नोट से मिल जाएंगे। इवन एग्जाम में भी अगर आप अच्छे से जो मैंने पढ़ाया है उसको आप नोट्स बना रहे हो, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपके चाहे फैक्चुअल, आप बस लेक्चर अच्छे से सुनो, आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, और जितने भी मैं बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है उसको शॉर्ट नोट्स बनाओ तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी एल्मीडा की है, हम सब जानते हैं, क्योंकि आप देखिए इसमें से क्या ऑप्शन, अल्बुकर्क नहीं, अल्बुकर्क तो ऐसा कुछ काम ही नहीं किया था, अल्बुकर्क का कहाँ रहा है, अल्बुकर्क तो इस तरह की कोई चीजें किया ही नहीं है, और वैसे भी अल्बुकर्क तो 1510 में मतलब 1509 में आया है, जबकि ये तो ब्लू वाटर पॉलिसी पहले से चलती आई थी, तो ये थोड़ा सा आप दिमाग लगे। बैटल ऑफ बेदारा हमने कितना पढ़ा कि 1751 में डचों की हार हो गई थी इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री, मैंने आपसे क्या कहा, डच और मछलीपट्टनम का बहुत 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 मतलब अच्छा रिलेशन है, 1605 में हमने अभी पढ़ा भी था, ठीक है। मैं ये थोड़ा थोड़ा हिंट अभी इसलिए दे रही हूँ, ये पहली क्लास है, ठीक है, बस आपको ये समझाने के लिए कि जो बाकी भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हिंट तो रहेंगे, बट ये आपको एग्जैक्ट ईयर नहीं मिलेगा कि आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अच्छे से अगर क्लास करेंगे ना तो डेली मैं कोशिश करूंगी कि मिनिमम, फिलहाल आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको कितनी क्वेश्चन की डिमांड है, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं डेली के डेली करीब 20 to 30 क्वेश्चंस मैं आपको डेली कराऊं, उसमें यही है 5 थोड़ा इजी, 10 थोड़ा डिफिकल्ट, 10 थोड़ा मॉडरेट, एंड बाकी जितने भी क्वेश्चंस रहे वो डिफिकल्ट रहे, ताकि आपको तीनों, क्योंकि देखिए सिली मिस्टेक्स हमसे बहुत एग्जाम में होती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी हम क्वेश्चंस करें, और मैं आपको बताती रहूंगी कि क्या कैसे कब करना है, ठीक है, तो आप करते चलिए, ठीक है। फिर इसके बाद गोवा की विजय, हम सब जानते हैं 1510, और ये क्वेश्चन ना मैं लिख के दे रही हूँ, एनटीए का इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि कोई भी मिलान करो आ रहा है 2 क्वेश्चन दे ही देगा, एक पुरंदर की ट्रीटी और एक गोवा की विजय, तो आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखें तो पुर्तगालियों द्वारा न्यायिक सुधार की नीति थी, इसका उद्देश्य भारत में धर्म, यहाँ पे इनक्विजिशन होगा, ठीक है, ये इनक्विजिशन का क्वेश्चन है, इसका उद्देश्य भारत में धर्म निरपेक्ष न्याय व्यवस्था लागू करना था,
आप समझो कि न्यायिक सुधार की नीति तो थी, बट धर्मनिरपेक्ष न्याय व्यवस्था लागू करना ये कोई इनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, ठीक है। तो आप अगर देखें कि देयर वाज अ पॉलिसी ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म ऑफ द पुर्तगीज, ठीक है, ये तो था इनका अब अभी जुडिशियल नहीं, ये थोड़ा सा ना धार्मिक है, इसको न्यायिक आप बना सकते हो, बट धार्मिक न्यायिक मिक्स है, ठीक है। तो सिर्फ अगर ये न्यायिक दे रहा है, सिर्फ जुडिशियल रिफॉर्म दे रहा है, तो ये गलत है ऑप्शन, ठीक है, ये गलत है। और देयर ऑब्जेक्टिव था क्या, इंट्रोड्यूस सेक्युलर जस्टिस, नहीं, ऐसा कुछ इनका कोई मोटिव इन इक्विजिशन का नहीं था, तो ये भी आंसर गलत है। मतलब इसमें क्या होगा कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, ठीक है, तो ये है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप देखें, मैंने अभी इससे पहले भी क्वेश्चन कराया था, तो जो अल्मीडा था उसकी ब्लू वाटर पॉलिसी हो जाएगी, जहां पे हमको डच दिखे, ठीक है, वहां पे जैसे डच दिख रहा है तुरंत हमको मसाला व्यापार दिख जाएगा और धार्मिक तटस्थता दी जाएगी, ठीक है। फिर जैसे हमको पेड्रो एल्वेरेस कैब्रल दे रहा है, पहला कौन आया था, वास्को डी गामा। फिर 1500 में कौन आ रहा है, इनका दूसरा पुर्तगाली अभियान हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे अल्बुकर्क दिखे, कुछ नहीं देखना है, बस ये याद रखना है 1510 में गोवा की विजय कर लेंगे, ठीक है। और इनका पूरा लैंड डोमिनेशन, ये जो अल्मेडा है उनका तो पूरा वाटर पॉलिसी है, बट इनका पूरा लैंड पॉलिसी आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, तो ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि कौन सा जो अभी देखिए हमने ये चीज किया है, ठीक है, आपको मैं बता रही हूँ जितने आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना सब इसी फॉर्मेट मिलेंगे, तो इसका आंसर या बाकी जो क्वेश्चंस है आप भी आंसर देते चलिएगा, ठीक है, कि आपको कौन कौन सा और किस टाइप के आपको क्वेश्चन चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, जैसे देखिए इसमें कैसे एलिमिनेट करेंगे, वास्को डी गामा हो ही नहीं सकते, अल्बुकर्क ये तो 1509 में आएंगे, ये कैसे हो जाएंगे, पेड्रो एल्वेरेस कैब्रल ये तो 1500 में आ गया था, तो ये कैसे हो सकता है, आप इलिमिनेट करो, ठीक है। ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास, यही तो बचता है अल्मेडा, इनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट देखिए, तो जो पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क हैं, ये किस मतलब इनकी नीति जो है वो कैसी थी, ठीक है। आप देखो समुद्री व्यापार, अच्छा ठीक है, अल्बुकर्क की बात हो रही, मतलब 1509 के बाद की बात हो रही, तो समुद्री व्यापार नहीं, इतना ज्यादा तो समुद्री व्यापार नहीं, अल्मीडा का समुद्री व्यापार था। केवल धार्मिक प्रचार पर, नहीं, ये भी नहीं बहुत ज्यादा था। आक्रमण द्वारा विस्तार, ये इनका पॉलिसी था, ये आप देखेंगे ये इनकी पॉलिसी थी कि हम ज्यादा से ज्यादा लैंड को जीते आक्रमण करके, ठीक है, तो ये इनका वो था, ठीक है। फिर आप देखिए कि ये पूरा है कि कौन सा युद्ध और कौन कौन से एरियाज का जीते थे, मतलब क्या क्या चीजें जीती थी। तो आप देखेंगे पुर्तगालियों के बीच में, ठीक है, इन्होंने कब कौन सा जीता, पुर्तगालियों के बीच में पहला समुद्री युद्ध कब और कहाँ लड़ा गया, अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में बात हो रही है, ठीक है। आप देखेंगे कि मछलीपट्टनम का नाम आ रहा है, यानी कि ये डच से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा, और बात किसका कर रहा है, अंग्रेज और पुर्तगालियों की बात कर रहा है। क्वेश्चन में ना आपको ऐसे ही मिलेंगे, छोटी छोटी सी कहीं ना कहीं मिस्टेक किया रहेगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि बालासोर, नहीं, ये भी ठीक नहीं लग रहा है। दीव की लड़ाई 1509, इसमें तो वही तीन थे ना, मिस्र की सेना, टर्की की सेना और गुजरात की सेना, तो इसमें कहाँ से अंग्रेज आ जाएंगे, तो हमको सूरत वाला ऑप्शन सही दिखेगा कि ये जो है पूरा इनका सूरत में पहली बार इनमें टकराव देखने को मिला था, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्ट्री शब्द किसके लिए है, औद्योगिक कारखाना कैसे हो सकता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर थोड़ी ना किया जाता, कृषि संस्थान नहीं, ये भी नहीं है। व्यापारिक गोडाउन और जैसे किला और छावनी, ये भी नहीं हो सकता, किला थोड़ी ना होता, किला तो मैंने आपको बताया था ना, जो गुस्ताविस है और ये जो चीज़ें इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, ये सब देखिए, ये सब मॉडर्न टर्म है, ठीक है, बचता यही व्यापारिक गोडाउन था और क्या कार्यालय हुआ करता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1615 में अंग्रेजों और मुगलों के बीच व्यापारिक संधि किस मुगल सम्राट के समय हुई थी, ठीक है। अब ये भी बहुत अच्छे से आप इलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब 1615 में रूलर कौन रहा होगा, इसीलिए मैंने आपसे बताया था कि आप क्रोनोलॉजी याद रखिए। 1615 में ओके 1615 में रूलर कौन रहा होगा, ठीक है, तो रूलर रहे होंगे उस समय, आप जैसे मैं आपको क्रोनोलॉजी बताऊं, बाबर आया, ठीक है, हुमायूं आया, अकबर आया, बट अकबर की जो डेथ है वो 1605 में ही हो गई है, और 1605 से 28 तक कौन रहेगा, जहांगीर रहेगा। तो हमारे पास बिना कुछ देखे ऑप्शन, और शाहजहां तो बाद में आएगा, शाहजहां हो नहीं सकता, अकबर बाबर तो 30 में ही मर गए हैं, तो 1615 तक कहाँ रहेंगे, तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्रांसीसी वाला क्वेश्चन आ गया, ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं पुर्तगाली सबसे पहले आए और देर तक टिके रहे, ठीक है। ये कौन सा कथन गलत है, इसमें आप देखने की कोशिश करें तो पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे देर तक टिके रहे, ये सही है, ठीक है, बट इसमें पूछ रहा है गलत है, ये भी थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो ये तो सही, डच मसालों के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी सही है। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए, अंग्रेजों की पहली बस्ती बंबई थी, देखिए
ये भी सही दिया इसने, ठीक है, 3 कर्नाटक, बट देखिए एक छोटा सा दिया कि पहली मुंबई बसती थी, नहीं, काट दो इसको। तो कौन सा कथन गलत है? सी वाला गलत है। ठीक है, फिलहाल वो थोड़ा सा उसमें है, मतलब जो क्वेश्चन है। अब देखिए ये अंग्रेजों का क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन मिक्स हो गया है, क्योंकि मैं पूरा क्लास एक साथ लेना चाह रही थी, बट वो पॉसिबल ही नहीं था, बहुत लंबा लेक्चर चला जाता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बात का है। फिर डचों का इसमें मतलब मेन लक्ष्य क्या था? तो डचों का लक्ष्य सिर्फ मसाला व्यापार था, धार्मिक प्रचार बिल्कुल नहीं था, अभी तो हमने कंपैरिजन में पढ़ा, किलेबंदी बिल्कुल नहीं थी, राजनीतिक सत्ता बिल्कुल नहीं थी, इनका ऐसा कुछ नहीं, बस मसाला व्यापार था, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए ये एक असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लाए, मिलान करो और सारे। तो वास्को डी गामा भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था, ठीक है। वह अफ्रीका के पश्चिम तट से होते हुए भारत समुद्री मार्ग से पहुंचा था, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे ना, वास्को डी गामा भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था, तो हाँ, मतलब वो पहला, मतलब ऐसा वो था जो भारत पहुंचा था, ठीक है। पहला पुर्तगाली वो ये था। वह अफ्रीका के पश्चिम तट से होते हुए आया था। तो आप ये थोड़ा सा देखिए ना कि ये जो क्वेश्चन है पश्चिम तट से आता था, ठीक है, वो आया था, ठीक है। बट ये जो पूरा क्वेश्चन है, जैसे इसमें एक चीज और, इसमें ना जब भी आपको व्याख्या करने वाला क्वेश्चन दिखे ना, तो आप क्योंकि लगा के स्टेटमेंट पढ़ो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं। जैसे वास्को डी गामा भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था क्योंकि वह अफ्रीका के पश्चिम तट से होते हुए भारत समुद्री मार्ग से पहुंचा। तो हाँ, ये सही है, ठीक है। तो ये पूरा स्टेटमेंट सही है, और इसकी व्याख्या भी क्योंकि लगा के आप पढ़ेंगे ना, तो आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद ये एल्मीडा, ये सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं, कई कई जगह मतलब वो मिक्स भी हुआ है क्वेश्चन। तो आप जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो कि कौन कौन सा इसमें से कौन सा कथन सही है, 2 सही है कि 3 सही है, ऐसे। अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है, हाँ, अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। यह नीति भारत के आंतरिक भूभागों पर नियंत्रण के लिए बनाई गई थी, नहीं। जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वो समुद्र के लिए है, तो आंतरिक भूभाग आ रहा है, मतलब नहीं, ठीक है। अल्मीडा ने चौल की लड़ाई में, ठीक है, चौल की लड़ाई में तुर्कों और मिस्रियों को हराया था। चौल की लड़ाई में तुर्क आ रहे हैं, मिस्र आ रहे हैं और गुजरात आएगा, तो हाँ, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कथन 1 है और 2 है, नहीं, कथन 1 और 3 सही है, 1 और 3 इसमें ऑप्शन है, ठीक है, 2 तो गलत है, आंतरिक भूभाग पे नियंत्रण। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास। अगले लेक्चर में इसको हम बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि कब कौन सा, जैसे इसमें तो कई सारे डच और उसका मिक्स हो गया है, तो आप बता भी सकते हैं ना अगले लेक्चर में कि आपको कितने क्वेश्चन की नीड है और कितने क्वेश्चन आपको चाहिए। तो अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मतलब जो भी आपका रिव्यू रहता है कि थोड़ा सा और डेप्थ में जाना है या थोड़ा फैक्चुअल रखना है कंटेंट को। मैंने दोनों आज रखने का ट्राई किया, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर भी बड़ा हो गया। और क्वेश्चंस भी आपको कितने चाहिए, जैसे आज तो लगभग मैंने शायद 20 से 25 क्वेश्चन कराए होंगे, बट मैं लेके आई थी लगभग और भी ज़्यादा, बट लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं ये क्वेश्चन को अगले जो मेरा लेक्चर होगा मैं उसमें इस चीज़ को डाल दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए, आपने इतने लंबे टाइम तक क्लास देखा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। हिस्टोरिका आपके लिए लगातार 4 साल से आपको AIR 1 दिला रहा है, और अब की बार मैं 100% श्योर हूँ आपकी बारी है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि कहीं ऐसा ना हो कि, जैसे अपने प्रिय मित्रों के साथ जरूर करिए, कि ताकि आप दोनों लोग एक साथ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें, सेम लेवल की तैयारी करके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।